चलिए बेटा, है ना, कल की क्लास में हम लोगों ने पी ब्लॉक के जो ग्रुप वाइज कंडीशंस हैं उसको पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। और उसमें सबसे पहले हम लोगों ने एस ब्लॉक का जो ग्रुप नंबर 1 था, लिथियम के जो एनोमलस बिहेवियर थे उसके ऊपर डिस्कशन कर लिया था, ठीक है ना। तो ये वाला जो स्लाइड था या ये वाला जो पैराग्राफ था एनसीईआरटी का, ये ऑलरेडी हम लोग कल डिस्कस कर चुके, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं अगले केस की तरफ। अगला केस अगर आप देखेंगे तो एनोमलस बिहेवियर दिखाने वाले जो एलिमेंट होते हैं कौन से पीरियड के होते हैं? सेकंड, है ना। सेकंड पीरियड में ग्रुप 1 का पहला एलिमेंट कौन है? लिथियम। लिथियम के बारे में हमने पढ़ लिया। अब आते हैं अगले एलिमेंट के बारे में, और वो अगला एलिमेंट कौन है? बेरिलियम। तो बेरिलियम भी अपने ग्रुप से कुछ डिफरेंट बिहेवियर दिखाएगा, जिसको क्या कहा जाएगा? उसका एनोमलस बिहेवियर। और आपको बोला था कोई भी एलिमेंट एनोमलस बिहेवियर अगर दिखाता है तो उसके पीछे 3-4 रीजन होते हैं, जैसे स्मॉल साइज, हाई पोलराइजिंग पावर, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, हाई ईएन, हाई आईई, इस तरह के कुछ रीजंस होते हैं ना। तो हर किसी में कुछ कुछ रीजन दिए होंगे, आइए उसको डिस्कस करते हैं। बेरिलियम, द फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप 2 मेटल्स, shows anomalous behavior as compared to magnesium and rest of the members, but further it shows diagonal relationship to aluminium. तो ये तो हमें पता है कि बेरिलियम जो है वो अपने ग्रुप में सबसे ऊपर आ रहा है, और इसीलिए अपने ग्रुप में क्या दिखाएगा? एनोमलस बिहेवियर, है ना। तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी में अगर हम लोग बात करें तो बेरिलियम क्या दिखाएगा? अपने ग्रुप से कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टी दिखाएगा, और इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि बेरिलियम क्या शो करता है? एनोमलस बिहेवियर। लेकिन इसके अलावा बेरिलियम का डायगोनल रिलेशनशिप भी किसके साथ होता है? एल्यूमिनियम के साथ, है ना। तो अल बेली के सीबीआई कोवेलेंट वोवेलेंट इस तरह की कुछ हमने बात कर रखी है, तो वो भी इसमें मैच हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। Subsequently, beryllium has exceptionally small atomic and ionic sizes and thus does not compare well with the other members of the group. ये बोल रखा है कि बेरिलियम का जो एटॉमिक या आयनिक रेडाई है वो अपने ग्रुप में सबसे छोटा है, तो ग्रुप के साथ वो फिट नहीं बैठता, इस तरह की बात कर दी उसने, है ना। Because of high ionization enthalpy and small size, it forms compound which are largely covalent and get easily hydrolyzed. याद करिए, हाइड्रोलाइसिस की जब अभी हमने बात करी थी तो मैंने बोला था हाइड्रोलाइसिस जनरली उन कंपाउंड्स का होता है जो कोवेलेंट होते हैं। और या फिर कल याद करें तो हमने एक फाई का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, और मैंने बोला था पानी से रिलेटेड कुछ भी आए तो आपको फाई देखना आना चाहिए। मुझे बताइए इस ग्रुप में सबसे ज्यादा फाई किसका होगा? बेरिलियम का। चार्ज बाय साइज रेशियो सबसे ज्यादा उसी का होगा, है ना। साइज छोटा है तो फाई ज्यादा होगा, और जिसका फाई सबसे ज्यादा, क्या वो ज्यादा वाटर के साथ कांटेक्ट में आएगा? यस। तो हाइड्रोलाइज होने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी अगर इस ग्रुप में किसी की है तो वो किसकी होगी? बेरिलियम या बेरिलियम के कंपाउंड्स की, ठीक है। तो यही बात बोल रहा है कि बेरिलियम का जो कंपाउंड है वो क्या हो जाएगा बेटा? इजीली हाइड्रोलाइज हो जाएगा। और बेरिलियम याद करिए, कैटायन जितना छोटू होगा पोलराइजेशन उतना ज्यादा, और पोलराइजेशन जितना ज्यादा होगा कोवेलेंट नेचर भी उतना ज्यादा होगा। और ये दोनों चीजें आपस में इंटर रिलेटेड भी है। कोई भी चीज जितनी ज्यादा कोवेलेंट होती है उसका हाइड्रोलाइसिस होने का पॉसिबिलिटी उतना ही ज्यादा होता है, ठीक है। तो दोनों आपस में रिलेटेड है। तो ये सारी चीजें हमने देख ली कि भाई इसका आयनेशन एनर्जी ज्यादा होगा, है ना। इसके जो कंपाउंड होंगे मोस्टली कैसे बनेंगे? कोवेलेंट, प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट होते हैं लिथियम और बेरिलियम के कंपाउंड, और इजीली हाइड्रोलाइज होगा। आगे बढ़ते हैं। बेरिलियम डज नॉट एग्जिबिट कोऑर्डिनेशन नंबर मोर देन 4। सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, सेकंड पीरियड का मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन, और बेटा बैग उधर कर लो, सेकंड पीरियड का मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 4। तो बेरिलियम डज नॉट एग्जिबिट कोऑर्डिनेशन नंबर मोर देन 4। 4 से ज्यादा नहीं दिखाएगा, 4 से कम दिखा सकता है। 4 से कम वाले कंपाउंड तो हम लोग जानते ही हैं, BeCl2 वगैरह, ये आ गया, है ना। 4 वाला कौन सा हो जाएगा? याद करो, इसका डाइमर भी बना था और इसका पॉलीमर भी बना था। तो पॉलीमर जब बना था तो इधर से भी अटैक हुआ था, इधर से भी अटैक हुआ था, तो 4 बॉन्ड बन गए थे। और या फिर एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस में हमने ये पढ़ा था BeF4 2-। यहां पर भी आप देख सकते हो कि बेरिलियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4, है ना। तो ये कंपाउंड्स हैं जो हमको जानकारी में होने चाहिए, ठीक। ये इसके कोऑर्डिनेशन नंबर 4 को रिप्रेजेंट करता है। आगे बढ़ते हैं। एज इन इट्स वैलेंस शेल देयर आर ओनली 4 ऑर्बिटल। अब सपोज AR का क्वेश्चन यहां से बना दिया कि बेरिलियम डज नॉट एग्जिबिट कोऑर्डिनेशन नंबर मोर देन 4, सॉरी, मोर देन 4। ऑप्शन में रीजन क्या देगा? बिकॉज इन इट्स वैलेंस शेल देयर आर ओनली 4 ऑर्बिटल। बताइए ट्रू है फॉल्स है? ट्रू है। और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी इसी को माना जाएगा। तो ये अपने को समझ में आना चाहिए कि इन लाइनों को डायरेक्ट उठा के अपने को दिया जा सकता है ना। स्टेटमेंट 1-2 बना के भी दे सकता है, AR बना के भी दे सकता है, जो भी दे। लाइनें एनसीईआरटी की है, और एनसीईआरटी की लाइनों में क्या थोड़ा सा ट्विस्टेड लैंग्वेज में कई चीजें लिखता है, जैसे कल वो इथाइनाइड वाली जो थी, तो इसीलिए इसको पढ़ लेना एक बार जरूर है। बाकी चीजें ऑलमोस्ट अपन ने पढ़ रखी है। The remaining members of the group can have a coordination number of 6 by making use of d orbital. तो बात समझ में आती है मेरे हिसाब से, इतना है ना। चलो
चले, है ना। तो इसमें एक स्टेटमेंट आपको ऐसा भी बना के दे सकता है कि बेरिलियम कैन नॉट एग्जिबिट कोऑर्डिनेशन नंबर मोर देन 4, whereas the rest of the group member can show a coordination number of 6 because it has 4 valence orbitals, yeah sorry, 4 orbitals in its valence shell and they can use d orbital. तो ये भी सही मान लिया जाएगा ना, डिपेंड करता है लैंग्वेज कैसे बना के दे रहा। आगे आइए, बेरिलियम के बारे में याद करिए, क्या ये बेरिलियम जनाब अली गैंग का मेंबर है या नहीं है बेटा? है। और जनाब अली गैंग के ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक। So the oxide and hydroxide of beryllium, unlike the hydroxides of the other member of the group, are amphoteric in nature. तो अदर जो हाइड्रोक्साइड होंगे ग्रुप के वो एम्फोटेरिक नहीं होंगे, लेकिन बेरिलियम का ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड अनलाइक अदर ग्रुप मेंबर, अलग दूसरे ग्रुप मेंबर्स के अलावा, मतलब उनकी तरह नहीं है, और कैसा है बेटा? एम्फोटेरिक है। बाकी सब कैसे होंगे? बेसिक। तो ये ऑलरेडी हमने जो चीजें पढ़ रखी है वही चीजें यहाँ पर है, इसमें कुछ ऐसा नया नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आइए इधर। एस ब्लॉक के ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में जो एनॉमलस बिहेवियर के बारे में बातें इसने दे रखी थी, उसको अगर हम हटा दें तो अब हम आते हैं पी ब्लॉक पे, जो मेनली आपके सिलेबस में पी ब्लॉक में सेकंड पीरियड के एलिमेंट दे रखे हैं, एनॉमलस बिहेवियर दे रखा है। तो अब हम बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के बारे में यहाँ पर 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे होंगे ग्रुप वाइज, ठीक है ना। सबसे पहले ये जो कॉमन पैराग्राफ है, ये हर ग्रुप के लिए लगभग एप्लीकेबल है, चाहे आप ग्रुप 13 की बात करें, 14 की बात करें, 15 की बात करें, 16 की बात करें, 17 की बात करें, तो ये कॉमन हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, और फिर इंडिविजुअली ग्रुप जब आएगा तो उसमें ये सब चीजें आपको रिपीटेड फॉर्म में दिख रही होंगी, ठीक है। आइए सबसे पहले बात करते हैं इसमें क्या गिवन है ना। द फर्स्ट मेंबर ऑफ पी ब्लॉक डिफर्स फ्रॉम द रिमेनिंग मेंबर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग ग्रुप इन 2 मेजर रिस्पेक्ट्स। कहने का मतलब वही है, पी ब्लॉक में जो पहला मेंबर होगा ग्रुप का, वो अपने ग्रुप के बाकी मेंबर से डिफर कर रहा होगा, तो इसी को तो हम एनॉमलस बिहेवियर बोलते हैं। तो वो हर ग्रुप में ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, और डिफर कर रहा है, लेकिन बहुत सारी प्रॉपर्टी में डिफर करता है, लेकिन क्या बोल रखा है? डिफर्स इन 2 मेजर रिस्पेक्ट, 2 मेजर प्रॉपर्टी में डिफरेंस आता है, बाकी तो बहुत सारी प्रॉपर्टी डिफर करती है, बट 2 मेजर प्रॉपर्टीज होती है। क्या है? आइए उस पर बात करते हैं। फर्स्ट इज द साइज। पहला प्रॉपर्टी जो मेजरली डिफर करता है वो होता है साइज, कि भाई इनका जो साइज है वो बहुत छोटा होगा, बाकी ग्रुप मेंबर्स का साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है, इस तरह की बात कर रहा है। फर्स्ट इज द साइज एंड ऑल अदर प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन साइज। जो पहला मेजर डिफरेंस है वो ये है कि इनका साइज जो है वो अपने ग्रुप से बहुत ज्यादा डिफर करता है, और साइज रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज हो सकती है वो ऑटोमेटिकली उसकी वजह से डिफर करेगा ही करेगा, जैसे आई ई एन वगैरह वगैरह, वो ऑटोमेटिकली डिफर करेगा, क्योंकि साइज अगर चेंज हो रहा है तो उनपे इफेक्ट तो आना बनी बात है, ठीक है ना। आइए, दस the lightest p block elements show the same kind of differences as the lightest s block elements lithium and beryllium। जिस तरह से लिथियम और बेरिलियम अपने ग्रुप में लाइटेस्ट थे, है ना, और वो अपने ग्रुप से कुछ एनॉमलस बिहेवियर दिखा रहे थे, वैसे पी ब्लॉक के भी जो लाइटेस्ट एलिमेंट होते हैं वो अपने ग्रुप से कुछ डिफरेंट बिहेवियर दिखाते हैं। ये कहा है इसने कि भाई पी ब्लॉक के जो लाइटेस्ट एलिमेंट है वो भी एस ब्लॉक के लाइटेस्ट एलिमेंट की तरह ही सेम तरह के डिफरेंसेस शो करते हैं, या सेम तरह के एनॉमलस बिहेवियर शो करते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। द सेकेंड इंपॉर्टेंट डिफरेंस विच अप्लाइज ओनली टू द पी ब्लॉक एलिमेंट। पहला डिफरेंस तो साइज का है, जो कि एस ब्लॉक के लिए भी एप्लीकेबल था और पी ब्लॉक के लिए भी एप्लीकेबल था, लेकिन जो सेकेंड मेजर डिफरेंस है वो एप्लीकेबल है किसके लिए? पी ब्लॉक के लिए। एस ब्लॉक में उसका कोई लेना देना नहीं है। आइए बात करेंगे। arises from the effect of d orbital in the valence shell of the heavier element। जो heavier element होते हैं उनमें d सब शेल आ जाते हैं, d ब्लॉक आ जाते हैं, या d के ऑर्बिटल्स आ जाते हैं, उसकी वजह से ये मेजर डिफरेंस आएगा। आगे बढ़ते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द थर्ड पीरियड ऑनवर्ड, भाई d की शुरुआत फर्स्ट और सेकंड पीरियड में तो d होता ही नहीं है, d की शुरुआत कौन से पीरियड से होती है? थर्ड पीरियड। 3d वेकेंट ऑर्बिटल आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। एंड they are lack in the second period element। सेकंड पीरियड के बाद डी नहीं होगा, थर्ड पीरियड ऑनवर्ड डी आ जाएगा, और इसकी वजह से एक डिफरेंस आने वाला है। वो डिफरेंस क्या होगा? वो डिफरेंस पाई बॉन्ड वाली कहानी होगी। क्या होगी? पाई बॉन्ड। याद करिए, पी पाई और पी पाई डी पाई की जब हमने बात करी थी, तो बेटा पी पाई डी पाई बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कब? जब शेल नंबर सेम था। अगर शेल नंबर सेम नहीं होता, अलग अलग होता, तो फिर 2p वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग था। तो वो सब चीजें आएंगी अभी आपके साथ। द second period element of p groups starting from boron are restricted to maximum covalency of 4। भैया सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनकी मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी हो सकती है? 4, क्योंकि इनके पास डी ऑर्बिटल नहीं है। ऐसा भी हमने एस ब्लॉक में भी देखा था। आगे बढ़े। यूजिंग 2s एंड 3 2p ऑर्बिटल। अब याद करिए, सेकंड पीरियड के पास वैलेंस शेल में क्या होता है? 2s और 2p। 2s में कितना डब्बा होता है? एक।
2p में कितने डब्बे होते हैं? 3, तो टोटल डब्बे कितने हो गए? 4, तो 4 डब्बे का इस्तेमाल ये कर सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट the third period elements of p group with the electronic configuration 3s2 3pn। भाई थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स होंगे उनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? याद करो, पी ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता था ns2 np126। ns2 तो कॉमन आएगा ही आएगा, तो ns2 कॉमन है तो ns2 लिख दिया, और p की वैल्यू इन्होंने ऐसे लिख दी ns2 npn। वो n की वैल्यू 1 से 6 तक कुछ भी हो सकती है, और क्योंकि थर्ड पीरियड की बात कर रहे हो तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3। तो इसका मतलब एक जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिख दी 3s2 3pn। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। Have the vacant 3d orbitals lying between 3p and the 4s। पीछे से दिख रहा है? दिख रहा है? चश्मा लगाओ, है ना? चले, है ना? तो अगर हम लोग बात करें तो 3s2 3pn उनकी एक जनरल कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। उसके बाद हैव द वेकेंट 3d ऑर्बिटल लाइंग बिटवीन 3p एंड 4s लेवल। अब इस लाइन को जरा ध्यान से देखिए और इसका मीनिंग समझने की कोशिश करिए, क्या कहना चाह रही है। जिन जिन ऑर्बिटल्स की बात कर रहा है उसको एक बार चेक कर लीजिए ना। 3d ऑर्बिटल्स लाइंग बिटवीन 3p एंड 4s। सोच लो आराम से, क्या है रीजन इसका? लगाओ, अफवाह लगाओ। अफवाह से समझ में आ रही है बात? एनर्जी लेवल मतलब अफवाह ही होता है क्या? अफवाह समझा पाएगा इस बात को जो लिखा हुआ है? भाई लिखा तो 3d 3p और 4s है, तीन ही ऑर्बिटल लिखे हुए हैं। ये तीन ऑर्बिटल दिए हुए हैं। अब जो लिखा है उसके हिसाब से पहले ऑर्डर सेट कर लो, फिर ऑर्डर सेट जो हो रहा है उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? अफवाह एक्सप्लेन करेगा, क्या एक्सप्लेन करेगा, कैसे एक्सप्लेनेशन होगा? एक बार इमेजिन कर लो। यही एनसीईआरटी की खासियत है, चुपचाप लिख के निकल जाएगा, अपने को लगता सब कुछ, अपने को सब आता है। फिर एक क्वेश्चन आता है, फिर आंसर की के बाद पता चलता है कि ऐसा भी कुछ था। क्या बोला इसने? 3d लाइंग बिटवीन 3p एंड 4s। इसका मतलब है कि जब हम डिस्कशन करेंगे तो ये 3p आएगा, ये 4s आएगा, और इनके बीच में कौन बैठा होगा? 3d। इसको अफवाह रूल समझा सकता है क्या? अफवाह तो नहीं समझा सकता इसको, क्योंकि अफवाह के हिसाब से तो 4s बीच में आना चाहिए था और 3d उधर आना चाहिए था। n+l रूल अफवाह रूल है ना, वो नहीं समझा सकता इसको। तो ये कैसे, क्या लिखा है उसने, किस उद्देश्य से लिखा है? लिखने का तरीका क्या है? शेल नंबर है लिखने का तरीका। क्या है? शेल नंबर। ये कह रहा है कि थर्ड शेल जो होता है और फोर्थ शेल जो होता है, तो थर्ड शेल में 3s भी होगा, 3p भी होगा और 3d भी होगा, और किसी भी शेल में सबसे पहले उसका s भरता है, फिर उसका p भरता है और फिर उसका d भरता है, किसी भी सेम शेल में ना। और ऐसे ही फोर्थ शेल में सबसे पहले 4 का s भरेगा, फिर 4 का p भरेगा, फिर 4 का d भरेगा और फिर 4 का f भरेगा। सेम शेल की बात करें तो ये शेल के हिसाब से बात कर रहा है कि अगर थर्ड शेल का 3p देखा जाए और फोर्थ शेल का 4s देखा जाए, तो 3d जो है वो इन दोनों के बीच में पोजीशनड होगा। एनर्जी की बात नहीं कर रहा है कि इसकी एनर्जी कम है या ज्यादा है, ये बोल रहा है कि 3d की जो पोजीशनिंग होगी वो 3p और 4s के बीच में होगी। जब आप शेल वाइज बनाओगे तो ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल, ये चौथा शेल, तो तीसरे शेल में पहले s आएगा, फिर p आएगा, फिर d आएगा, और चौथे शेल में पहले कौन आएगा? s। तो जो 3d होता है ना, वो 3d 3p और 4s के बीच में लाई कर रहा होता है, लेकिन ये एनर्जी से नहीं समझ सकते, ये पोजीशनिंग है कि ऑर्बिटल एक्चुअल में थर्ड और फोर्थ के बीच में 3s और 3p के बाद में 3d आएगा, और फोर्थ का सबसे पहले कौन आएगा? 4s। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखें आगे।
4s लेवल्स ऑफ एनर्जी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एनर्जी के हिसाब से जब आप उस मतलब एनर्जी का ऑर्डर नहीं है ये सिर्फ ये बता रहे हैं कि 3s 3p 3d और 4s के जो एनर्जी उसको जब देखोगे तो 3d जो है वो इन दोनों के बीच में आ रहा होगा। एनर्जी के हिसाब से जब फिलिंग करोगे तो 3p के बाद इलेक्ट्रॉन पहले 4s में जाएगा और 4s के बाद किस में जाएगा, 3d में। यूजिंग दीज d orbital, the third period elements can expand their covalency above 4। आप ध्यान रखना यहां पर जो डेफिनेशन क्या, स्पेलिंग जो लिखी होती है ना, कई बार कोवेलेंसी की स्पेलिंग की जो स्पेलिंग है ना बेटा, वो सी के बाद इधर ई के यहां पर वाई ना लगा के क्या लिख देता है, ई लिख देता है। तो इसको भी आप कोवेलेंसी ही रीड करिएगा जब भी एग्जाम में आ जाए। कोवेलेंस कहने का मतलब है कोवेलेंसी की बात कर रहे हैं ना। तो थर्ड पीरियड एलिमेंट कैन एक्सपांड देयर कोवेलेंसी अबव 4। हमें पता है थर्ड पीरियड का मैक्सिमम कोवेलेंसी 6 तक हो सकता है, 7 तक हो सकता है इवन कोवेलेंसी तो, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल, व्हाइल बोरॉन फॉर्म्स ओनली Bf4 माइनस, एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस में पढ़ रखा है ना। एल्यूमिनियम गिव्स AlF6 3 माइनस, ऑलरेडी एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस में पढ़ रखा है। द presence of d orbital influences the chemistry of heavier element in a number of other ways। डी ऑर्बिटल का प्रेजेंस एक तो कोवेलेंसी तो बढ़ा ही देता है, पर कोवेलेंसी के अलावा और भी दूसरे तरीकों से वो हेवियर एलिमेंट की केमिस्ट्री को इफेक्ट करता है, चेंज करता है। क्या क्या है आइए। द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ साइज एंड अवेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल कंसिडरेबली इन्फ्लुएंसेस द एबिलिटी ऑफ द एलिमेंट टू फॉर्म पाई बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड पे आ गया मेन है ना, ये पाई बॉन्ड अब जरूरी चीज है। और ये क्योंकि सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं, याद करिए पाई बॉन्ड कब बनता था, जब कम से कम एक पीरियड सेकंड पीरियड का होना चाहिए। याद करिए बैक बॉन्डिंग में भी ये बात करी थी कि बैक बॉन्ड 2-2 और 2-3 में बनना चाहिए था। एटलीस्ट वन एलिमेंट शुड बी ऑफ सेकंड पीरियड एंड द अदर मे बी ऑफ सेकंड और थर्ड पीरियड। तो बेटा सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं ना, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनके पास पाई बॉन्ड बनाने की सबसे बेहतरीन टेंडेंसी होती है। और वो क्यों होता है, क्योंकि उनका साइज कंपैरेटिवली क्या होता है, छोटा। तो जितना छोटा साइज होगा पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा। तो इस तरह की बात करेगा। और ये जो बात है ये हर ग्रुप में इंडिविजुअली भी आएगी। 13 पढ़ोगे वहां भी इसका मेंशन आएगा, 14 पढ़ोगे वहां भी उसका मेंशन आएगा। तो ये कॉमन प्रॉपर्टी जो हर जगह आपको बाद में देखनी है। तो आगे हम लोग फटाफट पढ़ लेंगे क्योंकि यहाँ पर हम लोग डिटेल में इसको एक बार देख लेते हैं। The first members of a group differs from the heavier members in its ability to form, कौन सा बॉन्ड लिखा है, पी पाई पी पाई। भैया जो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, सेकंड पीरियड के बाद डी ऑर्बिटल होता है या नहीं होता है, नहीं होता है। याद करिए पाई बॉन्ड मेनली दो तरह के बनते थे, एक बनता था पी पाई और एक बनता था डी पाई पी पाई। और डी पाई पी पाई तो तब बनेगा जब डी होगा। और हमने साइड एटम मेनली ऑक्सीजन कंसिडर कर रखा था। ऑक्सीजन के बदले साइड एटम में कार्बन आ जाए चाहे नाइट्रोजन भी आ जाए तो वो भी सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, उनकी भी कहानी सेम ही होगी। तो सेकंड पीरियड के जो मेंबर होते हैं वो क्या बनाना पसंद करते हैं, पी पाई। जबकि जो हेवियर मेंबर होगा उसमें शेल नंबर बढ़ जाएगा। अब शेल नंबर बढ़ जाएगा तो याद करिए 3p पाई 2p पाई और 3d पाई 2p पाई में शेल नंबर क्योंकि सेम होता था तो p पाई से ज्यादा बेटर कौन बनता था, d पाई p पाई। अगर शेल नंबर कम है तो p पाई स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि 2-2 वाला है। लेकिन जब 3 वाला जाएगा तो 3 में p से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन बनाता है, d। ठीक है, तो p पाई मल्टीपल बॉन्ड टू इटसेल्फ। ध्यान सुनिएगा, यहां पर दो चीजें बोलेगा। जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं दे कैन फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड विथ देमसेल्फ। मतलब सेकंड पीरियड का एलिमेंट खुद के साथ ही, जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, कार्बन कार्बन। सेकंड पीरियड का जो एलिमेंट है वो खुद के साथ कौन सा पाई बॉन्ड बनाना पसंद करे, दोनों ही तो सेकंड पीरियड के, तो पी पाई तो बनेगा, डी तो बन नहीं सकता। विथ इटसेल्फ एंड अदर सेकंड पीरियड मेंबर्स, विथ इटसेल्फ एंड अदर सेकंड पीरियड। मतलब जैसे कार्बन लिया तो कार्बन का जो पाई बॉन्ड है, कार्बन एक तो खुद के साथ तो पाई बॉन्ड बनाएगा ही बनाएगा, डबल ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं अपन जानते हैं। नाइट्रोजन आप जानते हो, नाइट्रोजन में भी आपस में डबल ट्रिपल बॉन्ड बन जाते हैं। ऑक्सीजन आपने लिया खुद के साथ पाई बॉन्ड बनाता है। तो सेकंड पीरियड एलिमेंट फॉर्म्स पाई बॉन्ड, कौन सा पाई बॉन्ड, पी पाई मल्टीपल बॉन्ड विथ इटसेल्फ एंड विथ अदर सेकंड पीरियड एलिमेंट्स, विथ अदर सेकंड पीरियड एलिमेंट, विथ अदर सेकंड पीरियड एलिमेंट। साइनाइड पढ़ते हो, विथ अदर सेकंड पीरियड एलिमेंट, इस तरह का।
तो जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं वो पी पाई बॉन्ड ही बनाएंगे, वो तो डी वाला तो बना ही नहीं सकता, और पी पाई भी या तो खुद के साथ बना लेगा और या फिर अदर सेकंड पीरियड के साथ बनाएगा, पर होगा सेकंड पीरियड का एलिमेंट। इस तरह की बात यहां पर आने वाली है ना, इंडिविजुअली हर ग्रुप में भी ये बात लिखी हुई मिलेगी हमको। आइए देखते हैं, देखिए heavier member is the ability to form p pi multiple bond to itself। जैसे कार्बन कार्बन का मल्टीपल बॉन्ड दे रखा है, डबल ट्रिपल। इसके अलावा आप देखो नाइट्रोजन नाइट्रोजन का क्या दे रखा है, ट्रिपल बॉन्ड। एंड टू दी अदर सेकेंड रो एलिमेंट, मतलब खुद के साथ तो बनाते ही बनाते, और सेकेंड पीरियड के जो दूसरे एलिमेंट होते हैं उनके साथ भी ये पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, जैसे सीओ सीएन सी ट्रिपल बॉन्ड एन एन डबल बॉन्ड, इन सब में आपको पाई बॉन्ड दिख रहा है। और इनमें से किसी भी पाई बॉन्ड के बारे में पूछा जाए कि ये कौन से टाइप का पाई बॉन्ड है, तो क्या ये डी पाई पी पाई होगा या पी पाई होगा? बेटा पी पाई, इसमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सेकेंड पीरियड के पास डी तो होता ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। दिस टाइप ऑफ पाई बॉन्डिंग इज नॉट पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग फॉर द हेवियर पी ब्लॉक एलिमेंट। बिल्कुल सही है। कौन से पाई बॉन्ड की बात कर रहा है? पी पाई ये वाला। सेकेंड पीरियड का टू पी पाई स्ट्रॉन्ग है, लेकिन 3p पाई हेवियर का वो जो पाए बनेगा पीपी वाला, वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। हेवियर का पीपी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग डीपी होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? तो ये बोल रहा है ना, द हेवियर एलिमेंट डू फॉर्म पाई बॉन्ड। वो पाई बॉन्ड बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाते, बट दिस इन्वॉल्व्स हेवियर मेंबर पी पाई टाइप का पाई बॉन्ड बनाना पसंद नहीं करेगा। वो कौन सा पाई बॉन्ड बनाना पसंद करेगा? जिसमें डी ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट हो। और डी के इन्वॉल्वमेंट से दो तरह के पाई बॉन्ड बनेंगे, एक तो डी पाई पी पाई और एक डी पाई। हालांकि डी पाई मैंने आपको पहले ही बोला, हमको ज्यादा जरूरत नहीं होती, लेकिन हाँ पता होना चाहिए कि आपको डी पाई पी पाई या फिर डी पाई बॉन्ड मिलेगा। तो लाइटर मेंबर, अब एग्जाम में क्वेश्चन सुनिएगा, स्टेटमेंट आ गया, लाइटर मेंबर सेकेंड पीरियड मेंबर्स try to form show mainly p pi type of bonding, whereas the heavier member try to prefer those pi bond in which d orbitals are involved। क्या ये बात सही है या गलत है? बेटा सही। तो ये अपने को समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा कुछ भी नहीं जो पढ़ा नहीं है, बस उसको लैंग्वेज वाइज देख लेते हैं। एज द डी ऑर्बिटल्स आर ऑफ हायर एनर्जी देन p ऑर्बिटल, p और d। अब ये पी और डी का कंपैरिजन डिफरेंट शेल का भी हो सकता है और सेम शेल का भी हो सकता है। जैसे 2p पाई की जब p की बात कर रहे हैं और 3d की जब बात कर रहे हैं, तो 2p से 3d की एनर्जी ज्यादा ही है, और 3p और 3d में जब बात करूंगा तो भी 3d की एनर्जी ज्यादा ही है ना। ध्यान सुनना है ना, मतलब ये सेम शेल के लिए भी एप्लीकेबल है और डिफरेंट शेल के लिए भी एप्लीकेबल है। दे कॉन्ट्रीब्यूट लेस टू ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल देन डज पी पाई बॉन्डिंग ऑफ द सेकेंड रो। अब इसने यहां स्पेसिफाई कर दिया। हमने अभी क्या बोला? ध्यान सुनना, लैंग्वेज को समझना, क्योंकि ये लैंग्वेज में निपटा के चला जाएगा ना। आपको मैंने बोला एक पाई बॉन्ड कौन सा बन रहा है? 2p पाई। एक पाई बॉन्ड कौन सा बन सकता था? 3p पाई। और एक पाई बॉन्ड कौन सा बन सकता है? 3p पाई। या यहाँ 2 ले लेता हूं तो कॉमन हो जाएगा ना, जो अपन ने पहले भी डिस्कस किया। ये ले लिया ना, ये ले लिया। अब मुझे बताइए, जो लाइटर मेंबर है, सेकंड पीरियड का मेंबर है, वो क्या बनाना पसंद करेगा? पी पाई। उसके बाद दूसरा कोई रास्ता है भी नहीं, पसंद वसंद की बात ही नहीं, यही बना सकता, खत्म बात है ना। 3D वाले जो होंगे उनके पास पी वाला भी बनाने का पॉसिबिलिटी है, पी पाई, और 3DP वाला बॉन्ड बनाने का भी पॉसिबिलिटी है। अब ये दोनों में से क्या प्रेफर करता है? इस वाले बॉन्ड को, क्योंकि डी पी पाई का जो ओवरलैपिंग होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है ना। वीवीटी में हमने डिस्कस कर रखा है। अब आगे देखो, अब ये क्या बोल रहा है कि डी ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है, किससे? पी से। और बात बिल्कुल सही है, डी की एनर्जी ज्यादा होती है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। डी की एनर्जी ज्यादा होती किससे? पी से। डी की एनर्जी ज्यादा होती किससे? पी से। दोनों से तो ज्यादा होती है, बात सही है। सेम शेल के लिए भी बात सही है और डिफरेंट शेल के लिए भी बात सही है। पर अभी ये जो बात कर रहा है वो डिफरेंशियल की बात कर रहा है, क्योंकि ये समझाना चाह रहा है कि पी पाई वाला जो बॉन्ड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये वाला, एज कंपेयर टू डी पाई पी पाई, क्योंकि इसका शेल नंबर ज्यादा है। तो ये बात कर रहा है इस पी और इस डी की, कि क्या इसकी एनर्जी ज्यादा है या नहीं, पी के मुकाबले इसकी एनर्जी ज्यादा है, और एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी में कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा। ये बात कर रहा है वो, है ना। इधर देखिएगा,
as the d orbital are of higher energy than p orbital, they contribute less to the overall stability. ये सेकंड पीरियड के पी से कंपेयर कर रहा है. मान लो थर्ड पीरियड के पी और थर्ड पीरियड के डी को कंपेयर करता तो थर्ड पीरियड का पी पाई बनता और थर्ड पीरियड का डी पाई बनता. तो बताओ इस थर्ड पीरियड के पी पाई और डी पाई में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होता? डी पाई. और अगर ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता तो फिर इसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होती. तो ये उल्टा बोल रहा है, ये उल्टा बोल रहा है. ये बोल रहा है कि डी स्टेबिलिटी में कम कंट्रीब्यूट करता है और पी स्टेबिलिटी में ज्यादा. ये सेम शेल के लिए बात वैलिड नहीं हो सकती. ये तभी वैलिड हो सकती है जब पी लोअर एनर्जी का हो और डी हायर एनर्जी का हो और शेल नंबर क्या हो? डिफरेंट. तभी वो पी पाई स्ट्रॉन्ग होगा और उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और इसकी स्टेबिलिटी कम होगी. आइए, है ना? कहां गया? देन द पी ऑर्बिटल दे कंट्रीब्यूट लेस टू द ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल देन डज द पी पाई बॉन्डिंग ऑफ सेकंड पीरियड. तो सेकंड का पी ले रहा है और थर्ड का डी ले रहा है. आगे बढ़ते हैं. हाउएवर द कोऑर्डिनेशन नंबर इन स्पीशीज ऑफ हेवियर एलिमेंट, हेवियर मतलब वही थर्ड फोर्थ फिफ्थ पीरियड की बात कर रहा है, मे बी हायर देन फॉर द फर्स्ट एलिमेंट इन द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये स्टेटमेंट जो आपको मिल रहा है बहुत जरूरी है. एग्जाम्पल पे बात करते हैं, ध्यान सुनना. मान लो आपने कोई सेकंड पीरियड का एलिमेंट लिया और मान लो आपने कोई थर्ड पीरियड का एलिमेंट लिया और हम लोग इसके एग्जांपल के हिसाब से ग्रुप नंबर 15 को चर्चा में ले लेते हैं. ग्रुप नंबर 15 में सेकंड पीरियड का एलिमेंट कौन है? नाइट्रोजन. और थर्ड पीरियड का एलिमेंट कौन है? फास्फोरस. अब ये क्या बोल रहा है? ध्यान सुनना. कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब नंबर ऑफ सराउंडिंग स्पीशीज, है ना. कोऑर्डिनेशन नंबर इन द स्पीशीज ऑफ हेवियर एलिमेंट इन द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर के हिसाब से, है ना. चेक करिएगा. नाइट्रोजन की हाईएस्ट स्टेट +5, फास्फोरस की +5. क्या दोनों एक ही ग्रुप के मेंबर हैं? हाँ. क्या दोनों का स्टेट भी सेम रखा है? हाँ. नाइट्रोजन का +5 का ऑक्सी एनायन हम लोग जानते हैं कौन होता है? नाइट्रेट. और फास्फोरस का +5 का ऑक्सी एनायन हम लोग जानते हैं कौन होता है? फॉस्फेट. क्या यहां पर नाइट्रोजन की स्टेट +5 है? हाँ है. क्या यहां फास्फोरस की स्टेट +5 है? हाँ है. अगर हम सेम ही ग्रुप के एलिमेंट्स की बात करें, लाइटर मेंबर और हेवियर मेंबर, और दोनों को हमने सेम स्टेट में लिया, तो हेवियर वाले का कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होता है और लाइटर वाले का कोऑर्डिनेशन नंबर कम होता है. भले स्टेट सेम है, फिर भी दोनों के कोऑर्डिनेशन नंबर में डिफरेंस होगा, क्योंकि जो हेवियर मेंबर है उसके पास डी ऑर्बिटल वगैरह अवेलेबल होते हैं, तो ज्यादा कोऑर्डिनेशन दिखाने की पॉसिबिलिटी रखता है. चेक करिएगा. हाउएवर द कोऑर्डिनेशन नंबर इन स्पीशीज ऑफ हेवियर एलिमेंट मे बी हायर, ऐसा नहीं कि हमेशा होगा, मे बी हायर, है ना, क्योंकि डी होते हैं तो पॉसिबिलिटी बनती है. मे बी हायर देन फॉर द फर्स्ट एलिमेंट इन द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट. फॉर एग्जांपल, in +5 oxidation state both nitrogen and phosphorus form oxyanions. ऑक्सोएनायन बोलते, ऑक्सीएनायन बोलते, बात एक ही है. नाइट्रेट और फॉस्फेट. तो नाइट्रेट में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिख रहा है? 3 कोऑर्डिनेशन नंबर विथ पाई बॉन्ड इन्वॉल्विंग 1 नाइट्रोजन p ऑर्बिटल विथ, हाँ, एंड. अब एक बात बताओ, ये नाइट्रेट जब बनाओगे तो नाइट्रेट का स्ट्रक्चर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो, क्या आ जाएगा? 5 + 1 6, 6 का हाफ किया 2, 3 का मतलब sp2 ऐसा बन गया. कितने ऑक्सीजन है? 3. एक इधर, एक इधर, एक इधर. एक ऑक्सीजन पे माइनस, वो कैसा बनाएगा? सिंगल बॉन्ड. ये क्या बनाएगा? डबल बॉन्ड. यहां पर बनता था कोऑर्डिनेट, क्योंकि नाइट्रोजन 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना था. इसमें बताओ कितना पाई बॉन्ड दिख रहा है? एक ही तो दिख रहा है. पी पाई डी पाई में करा हुआ क्वेश्चन है. और ये जो पी पाई, ये जो पाई बॉन्ड बन रहा है, ये कौन सा बनेगा? पी पाई. तो यही बात लिख रहा है कि नाइट्रेट आयन जो है इसमें पाई बॉन्ड बनेगा इन्वॉल्विंग 1 नाइट्रोजन p ऑर्बिटल, मतलब नाइट्रोजन का p और ऑक्सीजन का भी p इसमें पार्टिसिपेट कर रहा होगा. यही लिखा, और कुछ नहीं. फॉस्फेट PO4 3-. कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4. 4 ऑक्सीजन उसके आजू बाजू में आएंगे और उसमें कितने पाई बॉन्ड बनेंगे? एक पाई बॉन्ड बनेगा फॉस्फेट के अंदर भी, है ना. और वो जो एक पाई बॉन्ड देखो इसमें 4, ये लाइन पढ़ो जरा ना, इसमें भी कई बार कंफ्यूज होते हैं बच्चे. 4 कोऑर्डिनेशन नंबर इन्वॉल्विंग sp एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द पाई बॉन्ड. क्या समझ में आ रहा लाइन पढ़ के? फॉस्फेट का स्ट्रक्चर इमेजिन कर लेते हैं. इधर देखिएगा, PO4 3-. हाइब्रिडाइजेशन निकालिए तो 5 + 3 8, 8 का हाफ किया 4, 4 मतलब sp3. sp3 का मतलब फॉस्फेट ने अपने आसपास 4 जगह बना ली, इन 4 में से माइनस माइनस माइनस, और यहां पर क्या गया? पाई बॉन्ड. ये इसका स्ट्रक्चर है. अब अगर हम इसकी बात करें तो क्या बोला है? इट शोज कोऑर्डिनेशन नंबर 4 इन्वॉल्विंग sp एंड d ऑर्बिटल इन पाई बॉन्डिंग. ये लिखा हुआ है, चेक करिएगा.
4 coordination involving s, p and d orbital contributing to the pi bond. क्या कहना चाह रही है? बोला इसने s, p and d orbital contributing to the pi bond formation. देखो जरा लाइन को समझो आराम से. उसने हाइब्रिडाइजेशन लिखा, पाई बॉन्ड लिखा है. अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना, वहां लिखा जो है उसके हिसाब से बात करिए. एग्जाम में वही लिखा हुआ आएगा, तुम्हारा दिमाग नहीं चलेगा वहां, तो तुम दिमाग तो यही लगाओगे फिर. वहां क्या लिखा है वो? 4 coordination involving s, p and d orbital involved in pi bond formation. क्या पाई बॉन्ड में s और p भी इन्वॉल्व हो रहे हैं? उसने तो बोला s, p and d orbital involved in pi bond formation. क्या कहने का मतलब है? ये लिखा है साफ साफ एनसीईआरटी में आपके सामने. ऐसी लाइनें आएंगी और ऐसी लाइनों में काम हो जाता है. पढ़ के सब कुछ जाते हैं, फिर एक आंसर की नाम की चीज आएगी, फिर उसके बाद समझ में आता अगले साल की भैया क्या था. कोई समझा सकता क्या कहना चाह रहा है? ये जो लिखा है स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है? क्योंकि उसने लिखा है एस, पी एंड डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन पाई बॉन्ड फॉर्मेशन. कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, बिल्कुल सही है. उसमें आगे पाई बॉन्ड भी तो लिखा है. आगे क्या लिखा है? हाँ, वही लाइन का सिग्निफिकेंस समझना चाह रहा हूं, क्योंकि वो जब लाइन लिखी हुई आएगी ना तो अपना दिमाग कैसे चलता है वो समझना जरूरी है. एग्जाम में लिखा आएगा इन फॉस्फेट आयन कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4 एंड s, p and d orbitals are involved in pi bond formation. वो लाइन एज इट इज लिख के देगा. अब आप वहां पर इस लाइन को क्या समझ रहे होंगे? आप इस लाइन को, जो लाइन का सिग्निफिकेंस पढ़ने में आता है वो ऐसा आता है कि पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में s, p और d का इन्वॉल्वमेंट है. यही लाइन का मीनिंग निकलेगा जब आप पढ़ोगे ना इसको, तो लाइन का मीनिंग यही निकलेगा. अभी भले आपके सामने कुछ भी लिखा हो, लेकिन जब एग्जाम में ये क्वेश्चन इस तरह से लिखा आएगा कि इन फॉस्फेट कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4 which involves s, p and d orbital contributing to the, इसका लाइन का जब अपन पढ़े तो ये लाइन का मीनिंग कुछ इस तरह से दिखेगा कि s, p और d सबके सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं किसमें? पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में. जबकि पाई बॉन्ड में s और p का तो यहां कोई रोल है ही नहीं, सेंट्रल एटम की बात चल रही है. एक्चुअल में ये कहना, ये लिखने का जो अंदाज है वो थोड़ा सा गड़बड़ है. वो अंदाज ऐसा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4, इन्वॉल्विंग ये ऐसा है हाइब्रिडाइजेशन sp3 s एंड p एंड मतलब अगला स्टेटमेंट चालू कर दिया उसने. ऐसा मान के चलना है इसको, तभी समझ में आएगी आपको. ये एग्जाम में लिखा हुआ आएगा, निपट जाओगे यहीं पे, है ना. एंड d ऑर्बिटल्स कंट्रीब्यूटिंग टू द पाई बॉन्ड. हाइब्रिडाइजेशन में जो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर बनेगा sp3 h इक्वल टू 4, उस 4 को बनाने में sp3 इन्वॉल्व होगा, s एंड p एंड d ऑर्बिटल कंट्रीब्यूटिंग टू द पाई बॉन्ड. तो ध्यान रखना, पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में ये तो हम तो जानते ही हैं कि ये कौन सा पाई बॉन्ड है, डी पाई पी पाई. तो ये क्या कह रहा है कि जो s और p है वो तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में इन्वॉल्व है, एंड आगे स्टेटमेंट अलग मान के चलेंगे, d ऑर्बिटल कंट्रीब्यूटिंग टू द या इन्वॉल्वमेंट इन द पाई बॉन्ड फॉर्मेशन. तो d का कंट्रीब्यूशन है पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में सेंट्रल एटम के, और सेंट्रल एटम का जो s और p है उसका इन्वॉल्वमेंट किसमें है बेटा? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 शो करने में, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन sp3. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले केस के ऊपर बात करते हैं. यहां पर जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, कंट्रीब्यूटिंग टू द पाई बॉन्ड, इन दिस यूनिट वी विल स्टडी केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप 13-14 ऑफ द पीरियोडिक टेबल. क्लास 11 की एनसीईआरटी का पैराग्राफ है, तो उसमें 13-14 आपको दे रखे थे, तो उससे रिलेटेड ये बात लिखी हुई. ठीक है, तो ये अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया. यहां पर जो मेन कंक्लूजन है वो क्या है कि पी ब्लॉक के भी जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, जो एनॉमलस बिहेवियर दिखाते हैं, वो अपने ग्रुप से डिफरेंट बिहेवियर दिखाएंगे, एस ब्लॉक की तरह, लिथियम बेरिलियम की तरह, बट दो मेजर रिस्पेक्ट में वो चेंज हो जाएंगे. पहला साइज और साइज से रिलेटेड प्रॉपर्टी, और दूसरा पाई बॉन्ड और कोवेलेंसी को लेकर कि भाई सेकंड पीरियड का मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 होता है,
थर्ड पीरियड ऑनवर्ड कोवेलेंसी 4 से ज्यादा हो सकता है। और सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं क्या वो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं? यस। क्या थर्ड पीरियड वाला भी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है? यस। लेकिन सेकंड पीरियड वाला पी पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा और थर्ड पीरियड ऑनवर्ड पी के मुकाबले डी ऑर्बिटल वाले पाई बॉन्ड बनाना ज्यादा पसंद करते हैं, और वो डी पाई पी पाई बॉन्ड भी हो सकता है और डी पाई बॉन्ड भी हो सकता है। और अगर सेकंड और थर्ड पीरियड को सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में रख दे, नाइट्रोजन +5 फास्फोरस +5, तो सेकंड पीरियड वाला सेम स्टेट में भी कम कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कंपाउंड बनाना पसंद कर लेगा और हायर वाला हायर कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कंपाउंड बनाना पसंद करता है। जैसे थर्ड पीरियड वाले ने नाइट्रेट बनाया था, और सॉरी सेकंड पीरियड वाले ने नाइट्रेट बनाया था और थर्ड पीरियड वाले ने फॉस्फेट बनाया था, तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी इंक्रीज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले केस पर। यहां पर आते हैं ग्रुप 13 के ऊपर। ठीक है, ग्रुप 13 के ऊपर बात करें तो एनॉमलस बिहेवियर की स्टार्टिंग हो रही है 13, 14, 15 ऐसे हम लोग पढ़ रहे होंगे। आइए इधर, इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स एंड एनॉमलस प्रॉपर्टीज ऑफ बोरॉन। ध्यान सुनते जाइएगा, है ना, सारी चीजें ऑलमोस्ट पढ़ी हुई हैं तो ध्यान से सुनते जाए और मैं बताते जाऊंगा कहां पर क्या हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, रिलेट करते जाएगा। सर्टेन इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द केमिकल बिहेवियर ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट। ठीक है, वो तो हर एलिमेंट में कुछ ना कुछ केमिकल बिहेवियर तो होगा ही होगा। The trichlorides, tribromides and triiodides। ट्राइक्लोराइड लिखा है, उसके आगे ब्रोमाइड लिखा है, लेकिन वही ट्राइब्रोमाइड की बात कर रहा है। जैसे BF3, BCl3, BBr3, BI3। बैक बॉन्डिंग याद करिए, लुईस एसिडिक कैरेक्टर पढ़ा था इनके लिए, वही बात आई। The trichlorides, bromides and iodides of all these elements being covalent in nature are hydrolyzed in water। याद करिए, ये भी बात सही है कि बोरॉन, याद करिए, बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन पढ़ने आते हैं। बोरॉन मेटल है, नॉन मेटल है या मेटलॉइड है? हमारे हिसाब से मेटलॉइड। एनसीईआरटी के हिसाब से नॉन मेटल। नॉन मेटल का नॉन मेटल के साथ जो बॉन्ड होगा वो आयनिक होगा या कोवेलेंट होगा? कोवेलेंट। और कोवेलेंट कंपाउंड, अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी कि हाइड्रोलाइसिस कोवेलेंट कंपाउंड का अच्छा होता है। और या फिर सबसे ऊपर वाला एलिमेंट है, फाई ज्यादा होगा, पानी ज्यादा एसोसिएट होगा, जितना ज्यादा एसोसिएट होगा उतनी आसानी से क्या हो जाएगा? हाइड्रोलाइसिस। क्या हम लोगों ने हाइड्रोलाइसिस नाम के टॉपिक में ये रिएक्शन पड़ी हुई है बेटा? यस। याद करिए, आपको बोला था अब अब चीजें याद आनी चाहिए। वो सब पढ़ा हमने इसलिए क्योंकि वो सब एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं छोटा छोटी बातें लिखी हुई हैं, तो अपने को पूरा कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर होता है तो खटाखट अपनी चीजें कवर हो जाती है। बोरॉन पे +3 है, Cl पे माइनस है। अब मुझे बताओ, पानी जब टूटेगा तो कैसे टूटेगा? H+ और OH-। क्या इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव पे अटैक करेगा और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव पे अटैक करेगा? बेटा यस। HCl के कैसे फ्यूम्स निकलते थे? व्हाइट फ्यूम्स, बोला था आपको, है ना। और OH जब बोरॉन पे अटैक करेगा तो बोरॉन का हाइड्राइड ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड में से क्या बनेगा? हाइड्रोक्साइड। कौन सी स्टेट वाला? +3। अब कंपाउंड का फॉर्मूला आना चाहिए और वो फॉर्मूला होता है H3BO3। क्या इसको बोरिक एसिड या ऑर्थोबोरिक एसिड बोलते हैं? क्या इसमें बैक बॉन्डिंग हो सकती है? कुछ स्ट्रक्चर्स पढ़ाए थे, पहला स्ट्रक्चर यही था, ऑर्थोबोरिक एसिड। It is not a triprotic Arrhenius acid, it is a weak monobasic Lewis acid। याद आ रहा है कुछ ऐसा? अब ये याद आने चाहिए चीजें ना, ये आपने पढ़ लिया, अब रिवीजन होता जाएगा, इन लाइनों में सब चीजें रिवाइज हो जाएगी खटाखट अपनी, है ना। क्या ये वीक मोनोबेसिक लुईस एसिड है बेटा? यस। इसकी बेसिसिटी 3 है या 1 है? 1। पानी में डालने पर क्या ये पानी का OH एक्सेप्ट कर लेता है? यस। और एक ही OH एक्सेप्ट कर सकता है क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो sp2 होने के बाद इसके पास एक ही ऑर्बिटल खाली होता है, तो पानी का एक हाइड्रोक्साइल आयन ये एक्सेप्ट कर लेता था, तो ये इसका हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल है। याद करिए, इससे ऊपर एक था BF3, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। BF3 एंड SiF4 मैंने बताया, तो वो अटैक वटैक, एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस। यहां पर देख लीजिए आराम से, उसने BF3 नहीं लिखा है क्योंकि BF3 का तो पार्शियल हाइड्रोलाइसिस होता है। उसने क्या लिखा है? ट्राइक्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इनका अच्छा हाइड्रोलाइसिस होगा। ठीक है, तो इसलिए BF3 नहीं मेंशन करा। वो इसी बात को इंडिकेट कर रहा है कि उसका पार्शियल हाइड्रोलाइसिस होता है। एनसीईआरटी लिख के चुपचाप निकल जाता है, क्वेश्चन ऐसा बना के देगा, आपको समझ भी नहीं आएगा कहां क्या लिखा हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोवेलेंट इन नेचर आर हाइड्रोलाइज्ड इन वाटर। स्पीशीज लाइक टेट्राहेड्रल MOH4। ये वाला कहां पढ़ा? ये वाला देखो, ये कहां पढ़ा आपने? अब यही समझना है बस अपने को, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन जब लिख के आएगी तो अपने को एकदम से क्लिक नहीं होगा कि कहां पर क्या पढ़ा है। पढ़ा सब है आपने, कहां पढ़ा है? वही वाली बात है, बिल्कुल सही। अभी मैंने बोला कि ये कैसा एसिड होता है? वीक मोनोबेसिक लुईस एसिड। पानी के साथ इसकी रिएक्शन याद करो, वही जब स्ट्रक्चर पढ़ाया था,
वीक मोनोबेसिक लुईस एसिड लिखा है था। क्या पानी का ये OH एक्सेप्ट कर लेता था बेटा? यस। और पानी का OH एक्सेप्ट करके क्या ये ऐसा बन जाता था? यही है MOH4, यही वाला मेंशन कर रहा है। और इसका अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या sp3 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। तो बोरॉन जो है, ये कहना क्या चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है बोरॉन कौन से पीरियड का एलिमेंट है? सेकंड पीरियड का मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 4। क्या 4 से ज्यादा OH आ सकते हैं? नहीं आ सकते। पर अगर यहां थर्ड पीरियड होता तो 4 के बदले 6 भी आ सकते थे। अगले में वही बोल देगा। एंड ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल मतलब H इक्वल टू 6 है ना। और उसका जो कंपाउंड बनेगा वो कैसा बनेगा? MH2O6 3+। ये कहां पड़ा? एल्यूमिनियम। याद करिए AlCl3 का भी हाइड्रोलाइसिस इसी के नीचे लिखा था। और AlCl3 में 2 रिएक्शन लिखाई थी, एक लिमिटेड वाटर और एक एक्सेस वाटर। ये एक्सेस वाटर की कहानी है। और मैंने बोला था नीट में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। ये वही वाला क्वेश्चन है। इसका H इक्वल टू 6 से हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2 और ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? ऑक्टाहेड्रल। कुछ याद आ रहा है ऐसा? ठीक है। एक्सेप्ट इन बोरॉन, ये बाकी सब तो बना लेंगे, बोरॉन नहीं बना पाएगा क्योंकि बोरॉन कौन से पीरियड का एलिमेंट है? सेकंड। और सेकंड का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 नहीं हो सकता। एग्जिस्ट इन एक्वस मीडियम, बोरॉन के अलावा बाकी सबका ये जो कंपाउंड है वो कौन से मीडियम में एग्जिस्ट करेगा बेटा? एक्वस मीडियम में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो पैराग्राफ है ये डाइमर पॉलीमर ब्रिज बॉन्डिंग को लेकर है। याद करिए मैंने बोला था 2 इंपॉर्टेंट डाइमर पॉलीमर होते हैं, एक B2H6 और एक Al2Cl6। उसी पे अब चर्चा होने वाली, थोड़ी देर में चेक करते जाइएगा। द मोनोमेरिक ट्राइहेलाइड, मोनोमेरिक ट्राइहेलाइड मतलब अकेला मोनोमर, जैसे BF3 BCl3 BBr3 BI3 AlF3 AlCl3 AlBr3 AlI3। ये ट्राइहेलाइड है लेकिन अभी मोनोमेरिक है, अभी ये डाइमर नहीं बना, अभी मोनोमेरिक है, फिर डाइमर बनेगा आगे ना, चेक करिएगा। मोनोमेरिक ट्राइहेलाइड बीइंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। आपको बैक बॉन्डिंग के समय पे एक लाइन लिखाई थी BF3 BCl3 BBr3 BI3। क्या इन सब में एक डब्बा खाली होता है? यस। और डब्बा खाली है और इनके आसपास इलेक्ट्रॉन गिनते हो तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और 6 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब क्या ये लुईस एसिड की तरह काम कर सकते थे? यस, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। मोनोमर जो होगा, जैसे BCl3 को जब आप देखोगे तो BCl3 में स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? बोरॉन के आसपास ClClCl। और ये जो ClClCl का बॉन्ड बनेगा इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या बनेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ऑक्टेट से कम है। क्या ये लुईस एसिड की तरह काम कर सकते हैं? यस। अभी एग्जाम में ये क्वेश्चन भी दिया था अभी, है ना। आर स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड, देखिएगा मोनोमेरिक ट्राइहेलाइड मतलब जो BF3 BCl3 BBr3 BI3 AlF3 AlCl3 AlBr3 AlI3 है वो सब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से वो किसकी तरह काम करेंगे? लुईस एसिड। आगे बढ़िए। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड कहने का मतलब BF3 इजीली रिएक्ट्स विद लुईस बेस, क्योंकि ये लुईस एसिड है, डब्बा खाली है, इसके अंदर क्या बैक बॉन्डिंग हो सकती है? हाँ हो सकती है, लेकिन बैक बॉन्डिंग तब करेगा जब सामने कोई और नहीं होगा। अगर कोई और आके लोन पेयर दे रहा तो फिर विद इन द मॉलिक्यूल बैक बॉन्डिंग का कोई ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बैक बॉन्ड जो बनता है बेटा वो सिग्मा टाइप का बॉन्ड होता है या पाई टाइप का बॉन्ड होता है। और बेटा जब कोई और लोन पेयर देगा तो इसके और इसके बीच में पहला बॉन्ड बनेगा, पहला बॉन्ड कौन सा होगा? सिग्मा। तो ध्यान रखना जितने भी जगहों पर हमने बैक बॉन्डिंग नाम की चीज पढ़ी थी, अगर उस बैक बॉन्ड को तोड़ के सिग्मा बॉन्ड बन सकता है तो फिर मॉलिक्यूल सिग्मा बनाना प्रेफर करेगा, क्योंकि सिग्मा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, एनर्जी रिलीज ज्यादा होती है। तो इसमें BF3 के पास क्या होता है? डब्बा खाली। और जब अमोनिया आया तो याद करिए मैंने बोला था कोई लुईस एसिड लुईस बेस के लिए 2 स्पीशीज होनी चाहिए। एक लुईस बेस आएगा बोलेगा ले 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 लोन पेयर ले ले, कुछ याद आ रहा हो ऐसा तो ये इसके पास आया बोले ले 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 लोन पेयर ले ले, तो ये पहले अपना बैक बॉन्ड तोड़ेगा, तोड़ने के बाद लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा। ऐसा नहीं कि करता नहीं एक्सेप्ट, लुईस एसिडिक टेंडेंसी BF3 BCl3 BBr3 BI3 में BF3 की कम होती है, BI3 की ज्यादा होती है, पर ये लुईस एसिड की तरह काम करता जरूर है। तो ये अमोनिया इसके साथ कंबाइन होगा, ये क्या देगा? अपना लोन पेयर और ये वेकेंट ऑर्बिटल। इनके बीच में जब भी लोन पेयर का लेन देन होता है कौन सा बॉन्ड बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये बन गया। तो अमोनिया ने लोन पेयर दिया, BF3 ने लोन पेयर लिया। यही आपके अभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया था, इसी हिंट को अपने को समझना था वहां पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इजिली रिएक्ट्स विद लुईस बेस सच एज अमोनिया टू कंप्लीट ऑक्टेट अराउंड बोरॉन। 4 बॉन्ड बन गए, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, खत्म कहानी है ना। अब इसमें आपसे पूछेगा कि ये जो स्ट्रक्चर बनेगा, ये स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो अभी मैंने क्वेश्चन दिया था वो भी यही डिस्कस कर देते हैं। बताइए BF3 की जब हम बात कर रहे हैं तो ये BF3 बना, BF3 का हाइब्रिडाइजेशन sp2 था और इसके पास एक डब्बा खाली था।
और अमोनिया जो आया तो अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर। ये sp2 है पहले और ये sp3 है पहले से, चेक कर लीजिए आराम से। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 3 सिग्मा 0 लोन पेयर, इसका हाइब्रिडाइजेशन 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, ये sp2 था ये sp3 था। लेकिन जब ये इसके साथ जुड़ेगा तो यहां बन जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने का मतलब इसके आसपास 1 2 3 और 4 बॉन्ड हो गए, 4 बॉन्ड हो गए तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp3। पहले क्या था sp2। तो आपसे एक क्वेश्चन ये भी बना के सकता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल द एटम चेंजेस इट्स हाइब्रिडाइजेशन आफ्टर द बॉन्ड फॉर्मेशन। तो बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन पहले sp2 था लेकिन बाद में sp3। अमोनिया का हाइब्रिडेशन 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, पहले भी sp3। अब ये लोन पेयर ना रह के क्या बन गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो बेटा अभी भी 4 सिग्मा का मतलब है sp3। तो इसका हाइब्रिडेशन चेंज नहीं हुआ लेकिन इसका हाइब्रिडेशन चेंज हो गया। अच्छा हाइब्रिडेशन चेंज हो गया तो आगे की कहानी सुनो, एक और क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर ये sp2 होता तो बताओ इसका बॉन्ड एंगल कितना होता 120, और अगर sp3 हो गया तो बॉन्ड एंगल 109.5 की रेंज में आ जाएगा। ये भी पूछा जा सकता है आपसे, है ना, इस तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ये थोड़े टिपिकल लेवल पे बट हाँ इसी चीजों से रिलेटेड है, बातें समझ में आनी चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, इट इज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। सेकेंड पीरियड की बात कर रहे हैं, डी ऑर्बिटल एब्सेंट बोल दिया मतलब सेकेंड पीरियड। सेकेंड पीरियड में ग्रुप 13 में कौन आएगा बोरॉन, बोरॉन की बात चल रही है। द मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ बोरॉन इज 4। बिल्कुल सही बात है, इसमें कुछ बार बार बताने की जरूरत नहीं है। सिंस द डी ऑर्बिटल आर अवेलेबल विथ एल्यूमिनियम, थर्ड पीरियड ऑनवर्ड डी आ जाएगा, एंड अदर एलिमेंट द मैक्सिमम कोवेलेंसी कैन बी एक्सपेक्टेड बियॉन्ड 4। मतलब उनकी मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 से ज्यादा हो सकती है, किसी की 6 होगी, किसी की 7 होगी, किसी की 8 होगी, कुछ होगी, बट 4 से तो ज्यादा हो सकती है ना। ऐसा नहीं कि हमेशा 4 से ज्यादा हो, 4 से कम भी बना सकते हैं लेकिन 4 से ज्यादा जा सकते हैं, पॉसिबिलिटी। अब आइए वो डाइमर पॉलीमर में आ गया Al2Cl6 पे। मोस्ट ऑफ द अदर मेटल हैलाइड्स, एग्जांपल AlCl3, आर डाइमराइज्ड थ्रू, या तो ब्रिज हाइड्रोजन एटम आता था, हाइड्रोजन को जिम्मेदारी दी थी तो वो हिंदुस्तान में जन्म लिया था उसने, इसका इधर उधर जुगाड़ लगा देता था। क्लोरीन को जुगाड़ लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि उसके पास क्या था लोन, वही बात कर रहा है हेलोजन ब्रिजिंग। Al2Cl6 का स्ट्रक्चर अगर आप याद करें तो एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम क्लोरीन 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 और क्लोरीन, ऐसा था। ये पहला AlCl3, ये दूसरा AlCl3, ये अपना खाली डब्बा देता था, ये लोन पेयर इधर दे देता था, और ये खाली डब्बा देता था, लोन पेयर इधर दे देता था। तो ये जो ब्रिज बनता था 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन, इसमें इन दोनों के बीच में ब्रिज बनाने का काम कौन कर रहा था क्लोरीन। तो इसी को क्या बोल रहे हैं बेटा हेलोजन ब्रिजिंग, है ना, हेलोजन ब्रिज बना रहा है, क्लोरीन ब्रिज बना रहा है। द मेटल स्पीशीज कंप्लीट्स इट्स ऑक्टेट, याद करिए इसके अंदर ऑक्टेट कंप्लीट भी हो गया था। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन पहले जितने होते थे बाद में भी उतने ही होते थे, लेकिन 3 सेंटर 4 में क्योंकि लोन पेयर आता था तो अगर डाइमर बनता था तो इलेक्ट्रॉन 2 से बढ़ जाते थे, क्योंकि एक डब्बा यूज होता था तो एक लोन पेयर आता था तो 2 से इलेक्ट्रॉन बढ़ता था, और पॉलीमर में 4 से बढ़ जाता था। सब पढ़ चुके हैं। ऑक्टेट बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हेलोजन इन दिस हेलोजन ब्रिज मॉलिक्यूल, ये ऑलरेडी सब पढ़ा हुआ है, बस स्टेटमेंट एक बार पढ़ लिया अपन ने। आइए अगले ये क्वेश्चन देखो, एनसीईआरटी के अंदर का है, पढ़ लीजिए एक बार। बोरॉन इज अनेबल टू फॉर्म BF6 3-, क्या बात सही है? बिल्कुल बिल्कुल परफेक्टली सही है ना, ज्यादा कुछ इसमें दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। ड्यू टू नॉन अवेबिलिटी ऑफ डी, आ जाएगा तो कर सकते हैं इसमें, मेरे हिसाब से इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं, आइए ग्रुप 13 के बाद ग्रुप 14 के बारे में चर्चा करते हैं। एनसीईआरटी ने क्या लिखा है इसके बारे में, आइए वो भी देख लेते हैं फटाफट। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स एंड अनोमलस बिहेवियर ऑफ कार्बन। अब आए देखें, लाइक फर्स्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप, अदर ग्रुप है ना, दूसरे ग्रुप की तरह, कार्बन ऑल्सो डिफर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ इट्स ग्रुप। ऑब्वियसली एनोमलस बिहेवियर दिखाएगा ही दिखाएगा, वही पढ़ ही रहे। इट इज ड्यू टू स्मॉलर साइज, क्या सेकंड पीरियड का साइज छोटा होता था बेटा? ये हायर इलेक्ट्रॉनिक, कल मैंने बोला था IE भी ज्यादा होता है, EN भी ज्यादा होता है, किसी में कुछ लिखा है किसी में कुछ लिखा है, यहां पर ये दे रखा है हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी, बिल्कुल सही बात है। एंड अनअवेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, ये अनअवेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल और साइज, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें होती है। ये लगभग आपको हर जगह मिलेगा क्योंकि इसी से रिलेटेड वो पाई बॉन्ड और कोऑर्डिनेशन नंबर 4, आप जितने चीजें पढ़ रहे होंगे उसमें आपको हर जगह लिथियम रहा हो, चाहे बेरिलियम रहा हो, चाहे बोरोन रहा हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाली बात और आगे वालों का कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होने की वो सब बातें आ रही है ना। इन कार्बन ओनली S and P ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग। सेकंड पीरियड के पास आउटर मोस्ट शेल में 2S और 2P ही होता है, D होता नहीं है। Therefore,
इट कैन एकोमोडेट ओनली 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कार्बन ज्यादा से ज्यादा 4 बॉन्ड बनाता, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी पे चलेगी आपकी, है ना। अराउंड इट, उससे ज्यादा बॉन्ड बनाओगे तो नोबेल प्राइज देंगे आपको, गुड भैया, ठीक है। हाँ, आगे देखें। दिस वुड लिमिट द मैक्सिमम कोवेलेंसी टू 4, क्योंकि 4 ही डब्बे हैं, 4 ही इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है ज्यादा से ज्यादा, तो ज्यादा से ज्यादा कितने बॉन्ड बनाएगा, 4। Whereas other members can expand their covalency due to the presence of d orbital। ये हर जगह बात आएगी, इसमें कुछ नया नहीं है, बस पढ़ पढ़ के इसको निपटा देते हैं आगे। इधर आइए, अगली जो बात करेगा वो पाई बॉन्ड के बारे में बात करेगा। क्या सेकंड पीरियड का जो मेंबर था वो पी पाई बॉन्ड बनाता था बेटा? यस। किसके साथ बनाता था? खुद के साथ भी और अदर सेकंड पीरियड के मेंबर्स के साथ। वही बात अब आना चालू हो जाएगी यहां से, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्योंकि बोरॉन पाई बॉन्ड बनाना उतना प्रेफर नहीं करता, लेकिन कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन पाई बॉन्ड बनाना प्रेफर करेंगे। हेलोजन जब आएगा फिर वो पाई बॉन्ड वाली बात उड़ जाएगी, क्योंकि फ्लोरीन भी ज्यादा पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। आइए देखिए, कार्बन हैज, ऊपर वाली लाइन चलो, कार्बन हैज यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड विथ इटसेल्फ एंड विथ अदर एटम्स ऑफ स्मॉल साइज। स्मॉल साइज कहने का मतलब सेकंड पीरियड की बात कर रहा है। एंड अब अगर एग्जाम में ध्यान सुनना है ना, लाइन सुनना, एनसीईआरटी के आपके सामने लिखी, एग्जाम में लिखा हुआ आ जाए कि कार्बन कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड विथ इटसेल्फ एंड अदर सेकंड पीरियड एलिमेंट, पी पाई बॉन्ड, है ना, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? सही है, बिल्कुल सही है, आराम से समझ में आ रहा है, बच्चे को समझ में आ जाएगा जिसने थोड़ा भी पढ़ रखा है ना। अब उसने क्या बोला? कार्बन कैन फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड विथ, अब अगर इसके आगे सेकंड पीरियड बोल देता तो आपको आसानी से समझ में आता। अब लैंग्वेज पढ़ो, सेकंड पीरियड ना बोल के क्या बोल दिया? अब एग्जाम में ये लिखा आएगा तो कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है कि स्मॉल साइज कहने का मतलब सेकंड पीरियड की बात कर रहा है कि थर्ड पीरियड की बात कर रहा है, ये कंफ्यूजन एक डेवलप हो सकता है। तो ध्यान रखना, इसने विथ इटसेल्फ के अलावा जो सेकंड पीरियड है, सेकंड पीरियड को डायरेक्टली ना लिख के ये भी लिख के दे सकता है कि पी पाई बॉन्ड विथ एटम्स ऑफ सेकंड पीरियड, ना बोल के बोल देगा एटम्स ऑफ स्मॉल साइज एंड हाई एन। इसको भी आपको सेकंड पीरियड की तरह ही कंसिडर करना है। क्या ये बात समझ में आगे बेटे? यहां पर है ना, आगे देखिए। फॉर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ मल्टीपल बॉन्डिंग आर, कार्बन का खुद से और अदर सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स के साथ की बात कर रहा है। ये सेकंड पीरियड का है या थर्ड पीरियड का है? थर्ड। तो स्मॉल साइज में सेकंड के साथ उसने थर्ड पीरियड के सल्फर को भी लपेट लिया। सल्फर को कैसे लपेट लिया? थर्ड पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ये कहां पर देखने को मिलता है ये वाला बॉन्ड? हाँ, मॉलिक्यूल बस जानना है अपने को। CS2 CO2 की तरह ही होता है, इसका डाइपोल मूवमेंट कितना होता है? 0। और यहां पर ये जो पाई बॉन्ड बनेगा, ये इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो, बताओ इसका, sp। तो बेटा ये वाला जो पाई बॉन्ड बन रहा है ये कौन सा बन रहा है? पी पाई, और ये भी। क्या बात समझ में आ रही है? तो पूछ सकता है आपसे कि क्या कार्बन थर्ड पीरियड के किसी एलिमेंट के साथ पी पाई, क्योंकि थर्ड पीरियड जनरली डी बनाना पसंद करता है, क्या कार्बन किसी थर्ड पीरियड के साथ पी पाई बॉन्ड बना सकता है? यस। एग्जांपल आपके सामने CS2, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हेवियर एलिमेंट्स डू नॉट फॉर्म पी पाई बॉन्ड बिकॉज देयर ऑर्बिटल, ये कौन से हेवियर मेंबर की बात कर रहा है? कार्बन फैमिली के, है ना। कार्बन के बाद सिलिकॉन वगैरह वगैरह, याद करो, यही हमने पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। CO2 एग्जिस्ट बट SiO2 डज नॉट एग्जिस्ट। याद करिए, CO2 की जब हमने बात करी तो हमने बोला था ये वाला पाई बॉन्ड तो बन जाता है, लेकिन ये वाला जो पाई बॉन्ड है क्या ये बन पाता था या टूट जाता था? टूट जाता। तो हेवियर मेंबर कैन नॉट फॉर्म पी पाई बॉन्ड, और इसीलिए टूट के क्या जायंट कोवेलेंट पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर एक्यूमुलेट कर लेता था बेटा? यस। और उसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा, हाफ V प्लस M माइनस C प्लस से सॉल्व करोगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp आएगा, जबकि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। क्या इसमें 8 मेंबर की रिंग भी बनी थी बेटा? और वो जो स्ट्रक्चर है बोर्ड पे कॉपी पे प्लेनर दिखेगा, लेकिन sp3 है, तो प्लेनर होगा या नॉन प्लेनर होगा? नॉन। इसी के जैसा स्ट्रक्चर डायमंड, नॉर्बाइड, कार्बोरेंडम, सिलिका, भी एलोट्रॉप्स में डायमंड पढ़ा था, सेम वैसी कहानी सबकी। आगे बढ़ते हैं। कैन नॉट फॉर्म पी पाई बॉन्ड्स बिकॉज their atomic orbital are too large and diffuse to have effective overlap, है ना। बहुत बड़े होते हैं, थर्ड पीरियड का एलिमेंट आ गया तो इसके जो ऑर्बिटल्स होंगे उनका साइज सेकंड पीरियड के मुकाबले ज्यादा होगा। ज्यादा होगा तो जो इलेक्ट्रॉन है वो कंसंट्रेटेड नहीं होगा, फैल जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा,
तो ओवरलैपिंग अच्छी नहीं मिलेगी, है ना। आगे बढ़ते हैं। कार्बन एटम्स हैव द टेंडेंसी टू लिंक विथ वन अनदर, कैटिनेशन, वही बात कर रहा है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है ना, होमोकैटिनेशन की बात कर रहा है। कार्बन एटम्स हैव द टेंडेंसी टू लिंक विथ वन अनदर थ्रू द कोवेलेंट बॉन्ड टू फॉर्म चेन एंड रिंग, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन। तो ये इसमें मेरे हिसाब से ज्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। दिस इज बिकॉज कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। अब आए इस पे चर्चा कर लेते हैं एक बार। वीबीटी याद करिए, बताइए मुझे यहां पर अगर हमको इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर करनी, बॉन्ड स्ट्रेंथ आ जाए, बॉन्ड स्टेबिलिटी आ जाए, बॉन्ड एनर्जी आ जाए, तो क्या बेटा यहां पर दो एटम के बीच में सिग्मा का कंपैरिजन सिग्मा से हो रहा है या नहीं हो रहा है? बेटा हो रहा है। और जब भी सिग्मा का कंपैरिजन सिग्मा से हो या पाई का कंपैरिजन पाई से हो, क्या लगाना है? वीबीटी। वीबीटी का पहला फैक्टर शेल नंबर, शेल नंबर बोलो 2 यहां पर 3 यहां पर 4 यहां पर 5, इस तरह से कहानी चल रही, शेल नंबर बढ़ता जा रहा है। शेल नंबर बढ़ेगा, क्या इसमें फोन में से कोई एलिमेंट है या नहीं है? नहीं है। फोन होता तो उसमें लोन पेयर रिपल्शन भी देखना होता था, है ना। इसमें फोन में से कोई नहीं है। और बताइए अगर फोन नहीं है तो सिर्फ शेल नंबर लगेगा, क्या शेल नंबर बढ़ेगा तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा? बेटा यस। और डिस्टेंस बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रांग होगा या वीक हो जाएगा? वीक। तो इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा होगा? कार्बन। और इसलिए कार्बन का खुद से जो बॉन्ड बनता है वो बहुत ही स्ट्रांग बनता है। नाइट्रोजन का खुद से जो बॉन्ड बनेगा लोन पेयर रिपल्शन। ऑक्सीजन का खुद से जो, वो भी सेकेंड पीरियड के ही है, लेकिन उनमें लोन पेयर रिपल्शन, इसलिए उनकी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, कैटिनेशन प्रॉपर्टी कम होती है और इसी की ज्यादा होती है। ये कहानी है। आइए इधर देखिए, दिस इज बिकॉज सीसी बॉन्ड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, डाउन द ग्रुप द साइज इंक्रीजेस एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। बिल्कुल सही बात है, डाउन द ग्रुप जाओगे साइज बढ़ेगा, ईएन जनरली कम होता है, हम लोग जानते हैं। एंड देयर बाय टेंडेंसी टू शो कैटिनेशन डिक्रीजेस। ऑब्वियसली डाउन द ग्रुप जाओगे कैटिनेशन कम हो जाएगा, उसके लिए टेबल भी दे रखा है, आगे बात करेंगे इस पे। दिस कैन बी क्लियरली सीन फ्रॉम द बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एनर्जी की बात कर रहा है, वैल्यूज, ये एनर्जी की वैल्यू दे रखी है, चेक कर लीजिए। आपको वैल्यू याद नहीं करना है, बस ऑर्डर देखना है। कार्बन कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, बॉन्ड बनते वक्त या टूटते वक्त बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, दो टर्म यूज होती है, ऑर्डर सेम होता है, एक एंडो होता है और एक एक्सो होता है। तो अगर ये बॉन्ड तोड़ने की बात करेगा तो ये एंडो हो जाएगा, और बॉन्ड बनते वक्त रिलीज होने की बात करेगा तो ये एक्सो होगा। हमें मैग्नीट्यूड का ऑर्डर बनाना रहता है। कार्बन कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, सिलिकॉन वीक है, जर्मेनियम वीक है, एसएन और भी वीक है, ये दिख रहा है। तो द ऑर्डर ऑफ कैटिनेशन इज कार्बन सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर एसएन। ये बात को थोड़ा सा नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। यहां पर दिख रहा है क्लियरली, लिखा हुआ है एनसीईआरटी। जर्मेनियम और एसएन का कैटिनेशन पावर लगभग लगभग सिमिलर होगा, क्योंकि उनकी एनर्जीज में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, तो इसलिए ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट लगा रखा है। ऑलमोस्ट इक्वल ना हो तो फिर जर्मेनियम थोड़ा सा ज्यादा और एसएन कम, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। बॉन्ड एंथैल्पी का क्वेश्चन भी बन सकता है यहां से। तो बॉन्ड एनर्जी का तो क्वेश्चन हमने कॉपी में ऑलरेडी कर रखा है, बट ये कैटिनेशन का जो ऑर्डर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए, है ना। अब इधर ध्यान दीजिएगा, अगला जो पॉइंट है, ये टेबल अपने को रटना नहीं है, बस समझना था ऑर्डर का, वैल्यू जो भी था उसके हिसाब से ऑर्डर बन गया। ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन एंड पी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। किसके बारे में बात कर रहा है? कैटिनेशन मतलब कार्बन, और वो पी पाई बॉन्ड भी बना सकता है खुद के साथ और दूसरे स्मॉल साइज्ड एटम एंड हायर ईएन वाले एटम्स के साथ। कार्बन इज एबल टू शो एलोट्रॉपिक फॉर्म। क्या एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, डायमंड, ग्रेफाइट हम लोगों ने पढ़ लिया बेटा, यस। तो वो सब क्योंकि ये लिखा हुआ है यहाँ पर, इसलिए इसके एलोट्रॉप्स पढ़ने जरूरी थे कि बाई चांस पूछ ले तो सेफर साइड में रहने के लिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए अभी है ना इस पे आते हैं। यहां पर आ रहा है बेटा ग्रुप 15 के बारे में ना, कुछ यहां पर मैंने बोला था अभी आपको मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स है वो भी हम लोग पढ़ेंगे, बट उससे पहले यहां पर कुछ बातों पर डिस्कशन कर लेते हैं। ग्रुप 15, 13 14 हमने ऑलरेडी देख लिया, आते हैं 15 पर, चेक करिएगा। 15 की अगर हम लोग बात करें तो पढ़ते जाएं इसको। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज पे बात कर ले रहे हैं यहां पर। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप आर पॉलीएटॉमिक। बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है, इत्मीनान से पढ़िएगा, एक एक लाइन से यहां क्वेश्चन बन सकता है।
ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप आर पॉलीएटॉमिक। कौन से ग्रुप की बात चल रही है? ग्रुप नंबर 15। ग्रुप नंबर 15 मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। इन सब, इस ग्रुप का हर एलिमेंट क्या है? पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक मतलब एटॉमिसिटी मोर देन वन। नाइट्रोजन अकेला नहीं मिलेगा, N2 के फॉर्म में मिलेगा, डाइएटॉमिक। फॉस्फोरस P2 के फॉर्म में नहीं मिलेगा, P4। तो ये सब पॉलीएटॉमिक है ना। तो इस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स क्या है? पॉलीएटॉमिक। अब एक क्वेश्चन आया कि ऑल द मेंबर्स ऑफ ग्रुप 15 आर डाइएटॉमिक। गलत है। आर पॉलीएटॉमिक सही है। डाइट मतलब पॉलीएटॉमिक में डाइएटॉमिक भी ऑटोमेटिकली कंसीडर हो जाता है, लेकिन अगर डाइएटॉमिक बोल दिया तो पॉलीएटॉमिक कंसीडर नहीं कर सकते ना। तो ध्यान रखिएगा, इस ग्रुप का हर एलिमेंट कैसा है? पॉलीएटॉमिक। मतलब वो कम से कम दो या दो से ज्यादा एटम्स मिलकर उसका मॉलिक्यूल बना रहे होंगे। आगे बढ़िए। इन पॉलीएटॉमिक में से डाई नाइट्रोजन इज अ डाइएटॉमिक गैस। नाइट्रोजन जो है वो गैसियस फॉर्म में मिलेगा और वो भी डाइएटॉमिक, N2 है ना। एंड द अदर्स आर सॉलिड। आगे के जो मेंबर है वो कैसे मिलेंगे? सॉलिड। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पर मास बढ़ेगा। मास बढ़ेगा तो वंडरवॉल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर मास। और मास बढ़ेगा तो वंडरवॉल फोर्स बढ़ेगा, वंडरवॉल फोर्स बढ़ेगा तो पैकिंग अच्छी हो जाएगी, और पैकिंग अच्छी हो जाएगी तो नाइट्रोजन दूर दूर रहेंगे, जबकि फॉस्फोरस वगैरह वगैरह की पैकिंग अच्छी होगी। अच्छी होगी तो किस फॉर्म में मिलेंगे बेटा? सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ऑलरेडी ये तो हम पीरियोडिक टेबल से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पर नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है और टॉप टू बॉटम जाने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। याद करिए, बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन पढ़ने आते हैं। तो इस ग्रुप के जो मेंबर है, ऐश्वर्या सब, ये मेटलॉइड है, ये दोनों नॉन मेटल है, ये दोनों मेटलॉइड और ये मेटल है। तो डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर बढ़ भी रहा है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आर नॉन मेटल, लिख भी दिया है इसने तो वो एक बार पढ़ भी लेते हैं। आर्सेनिक एंड एंटीमनी आर मेटलॉइड एंड बिस्मथ इज अ मेटल। दिस इज ड्यू टू द डिक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी। डाउन द ग्रुप जाओगे साइज बढ़ेगा, आई कम होगा। आई कम होगा तो नीचे वाले के लिए इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान, और जो जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा उसका मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा, क्योंकि मेटल ही इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी जनरली दिखाते हैं। दिस इज ड्यू टू द डिक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। एक ही बात है। ठीक है। ये जो लाइन है इसको थोड़ी देर के बाद देखेंगे। अभी जब इंडिविजुअली हम लोग, अभी मैंने लिथियम पे भी कल आपको बोला था कि लिथियम पे क्रॉस कर लीजिए, आगे पढ़ेंगे, वैसी ये वाली लाइन है तो इसको अभी छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। यहां तक है ना, इसको अपन डिस्कस कर लेंगे बाद में। अभी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जब पढ़ेंगे तो ये आ जाएगा। आगे इसको देख लीजिए। एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल द एलिमेंट शो एलोट्रोपी। अब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आएगा कि ग्रुप 15 में कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो एलोट्रॉपी शो नहीं करता? एलोट्रॉपी शो नहीं करता मतलब जिसके एलोट्रॉप्स नहीं बनते। क्या फॉस्फोरस के एलोट्रॉप्स हमने पढ़े थे? पी रेड फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के एलोट्रॉप्स हम पढ़ते हैं, उसके बाद वाले भी एलोट्रॉप्स बनाते हैं। हमारे सिलेबस में नहीं तो हम पढ़ते नहीं है, लेकिन कौन सा ऐसा एलिमेंट है ग्रुप 15 का जो एलोट्रॉप नहीं बनाता? तो कौन है बेटा? नाइट्रोजन। क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिख भी लीजिए, है ना। अभी जो ये पढ़ते जा रहे हैं इस पे क्वेश्चन भी लिखाते जा रहा हूं, ताकि आप जब पढ़ें तो एक बार क्वेश्चन के फॉर्म में भी चीजें दिख जाएंगी। लिखिएगा, which of the following element does not show allotropy? Which of the following element does not show allotropy? पहला ऑप्शन लिखे नाइट्रोजन, अगला लिखे फॉस्फोरस, अगला लिखे आर्सेनिक, अगला लिखे एंटीमनी। करेक्ट आंसर विल बी नाइट्रोजन, है ना। तो नाइट्रोजन के अलावा इस ग्रुप का हर मेंबर एलोट्रोपी दिखाएगा, लेकिन नाइट्रोजन एलोट्रोपी शो नहीं करेगा। सोर्स आपके सामने लिखा हुआ है, एनसीईआरटी हमने ये क्वेश्चन फ्रेम किया। अगला क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखिएगा, डिटरमाइन ट्रू और फॉल्स। डिटरमाइन ट्रू और फॉल्स। लिखिए पहला स्टेटमेंट, नाइट्रोजन इज अ डाइएटॉमिक गैस। सही है गलत है? सही है। अगला स्टेटमेंट लिखा, ऑल द मेंबर्स ऑफ ग्रुप 15 आर पॉलीएटॉमिक। ऑल द मेंबर्स ऑफ ग्रुप 15 आर पॉलीएटॉमिक। सही है बिल्कुल, है ना। डाइएटॉमिक को भी पॉलीएटॉमिक कंसिडर कर रहे हैं ना, यहां पर लिखा हुआ है, एनसीईआरटी की ही लाइन है।
मोनो एटॉमिक और पॉली एटॉमिक में यहां पर कंक्लूजन चल रहा है, तो सारे एटम जो है वो कम से कम डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक फॉर्म में मिलेंगे, तो ऑल द एटम्स ऑफ दिस ग्रुप आर पॉली एटॉमिक। अगला लिखिए, all the members of group 15 are found in solid state. All the members of group 15 are found in solid state. ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स। किसका एक्सेप्शन है यहां पर? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस होता है, बाकी जो अदर मेंबर होता है, रेस्ट ऑफ द मेंबर्स अदर देन नाइट्रोजन आर सॉलिड, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अभी ये जो मेन पॉइंट था उसके ऊपर डिस्कशन कर लिया हमने। इसके बाद ये क्वेश्चन जो मेटलॉइड, नॉन मेटल वगैरह, ये भी एक लिखा ही देता हूं, लिखिएगा। नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, nitrogen and phosphorus are non-metals. Nitrogen and phosphorus are non-metals, whereas arsenic, antimony and bismuth are metals. Whereas arsenic, antimony and bismuth are metals. सही है गलत है? गलत है ना। आर्सेनिक और एंटीमनी तो मेटेलॉइड होंगे, है ना। बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन पढ़ने आते हैं, वहां से आपको पता होना चाहिए कि ये मेटेलॉइड्स होते हैं। तो ये अपने पास जो लाइनें वगैरह है एनसीईआरटी से, उस पर हमने कुछ डिस्कशन करा। अब आगे बढ़ते हैं इसके एनोमलस बिहेवियर के ऊपर। आइए बात करते हैं। सबसे पहले एनोमलस बिहेवियर के ऊपर चर्चा की जाए तो अगेन, है ना, ग्रुप 15 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रुप है, इसीलिए अच्छे से देख लीजिए इसको। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं ना। मतलब अगर पी ब्लॉक के जो पैराग्राफ आपको दिए हैं, है ना, एनोमलस बिहेवियर के ग्रुप 13, 14, 15, और मुझे बोला जाए कि एक आपको क्वेश्चन बनाना, तो मैं ग्रुप 15 को सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि इसमें चीजें बहुत सारी हैं जिसमें से कई सारे क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। अगर हम लोग बात करें एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन अगेन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, ग्रुप 15 में इसकी प्रॉपर्टी अपने ग्रुप से कुछ अलग होगी, वही पाई बॉन्ड वगैरह की बातें यहां पर भी आएंगी। नाइट्रोजन डिफर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप ड्यू टू स्मॉल साइज, high En, high ionization enthalpy या energy and non availability of d orbital। सेम का सेम कार्बन में छपा था, सेम का सेम नाइट्रोजन में छपा है। आगे, नाइट्रोजन हैज यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म p pi multiple bond with itself and with other member having small size and सेम कार्बन वाली लाइन है। तो अगर कार्बन याद है तो नाइट्रोजन का काम भी ऑटोमेटिकली हो गया, है ना, सारी चीजें कॉमन मिलेगी मोस्टली। मैंने आपको बोला कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन तीनों की कहानी लगभग सेम मिल रही होगी आपको। एग्जांपल कार्बन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन खुद के साथ तो मल्टीपल बॉन्ड बनाएगा ही बनाएगा N2 के अंदर, और उसके अलावा साइनाइड, और या फिर नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स वगैरह बनते हैं वहां पर वो ऑक्सीजन के साथ भी पाई बॉन्ड बना लेता है, ठीक है ना। हेवियर एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप डू नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड तो बनाएगा, लेकिन पी पाई बनाना प्रेफर नहीं करेगा, एज देयर एटॉमिक ऑर्बिटल आर सो लार्ज एंड डिफ्यूज दे कैन नॉट हैव इफेक्टिव ओवरलैप। अब ध्यान सुनना, पढ़ा ये लाइन अच्छे से पढ़ लो एक बार, लास्ट वाली। पढ़ लिया? यही वाली लाइन यहां पर भी लिखी हुई, बात समझ में आ रही? अब लाइन दोनों जगह, एक जगह लिखा है कैन नॉट, नहीं, एक को याद कर लो, किसी एक को, तो दूसरा कंपेयर कर पाओगे। यहां क्या लिखा है? यहां तक सही है, ऑर्बिटल्स आर टू लार्ज, ये वहां पर भी एज इट इज लिखा है, एंड diffuse to have, diffuse to have, diffuse to have, लेट्स क्रैक इट। ठीक है, क्या है ये? यही समझना अपने को ना, यही बस एनसीईआरटी यही है और कुछ नहीं है। कैन नॉट को
कॉमा लगा दीजिए, बहुत बढ़िया। वो अभी तो एस और पी और डी वाला बताया था, तुम उसी पैटर्न पे चल रहे हो। ये कुछ नहीं है, एक एक्टिव वॉइस में लिखा और एक पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है, दोनों का मीनिंग वही है, ज्यादा दिमाग ना लगाए। साइज ऑफ एटम्स इज टू लार्ज, ऑर्बिटल इज टू लार्ज टू हैव डिफ्यूज्ड, साइज इज वेरी लार्ज एंड डिफ्यूज टू हैव इफेक्टिव, मतलब इतना डिफ्यूज है कि वो इफेक्टिव ओवरलैपिंग, टू हैव इफेक्टिव ओवरलैपिंग कहने का इंग्लिश आनी चाहिए अब इसके लिए ना, अगर इंग्लिश नहीं आती तो कृपया दिमाग ना लगाएं, ठीक है। दोनों सही है, ठीक है, बस ये मान लें। एटॉमिक जो कार्बन वाले में लिखा था कि द एटम हेवियर मेंबर हैव लार्जर साइज ऑफ ऑर्बिटल एंड डिफ्यूज टू हैव इफेक्टिव ओवरलैपिंग, मतलब इतने डिफ्यूज होते हैं कि वो इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं बना पाते। टू हैव इफेक्टिव ओवरलैपिंग कहने का मतलब होता है नहीं बना पाते, यही कहने का मतलब होता है। अंग्रेजी आनी चाहिए, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, ठीक है। और यहां पर क्या लिखा है, डिफ्यूज दे कैन नॉट हैव इफेक्टिव, वहां पर ये ऐसा कहना चाहता है कि यार वो तो इतना बड़ा पहलवान है कि वो ये करेगा क्या, ऐसा वाला, और ये इतना बड़ा पहलवान है ये नहीं करेगा, ये ऐसा कहना चाह रहा है। तो वेरी डिफ्यूज टू हैव इफेक्टिव ओवरलैपिंग, और ये डिफ्यूज दे कैन नॉट हैव इफेक्टिव, कहने का तात्पर्य वही है, ध्यान रखिएगा, है ना, कंफ्यूज मत होना। बोलने का अंदाज जो है वो, यहां पर कोई पिक्चर तो चल नहीं रही कि वो डायलॉग डिलीवरी, तू गधा है, तू गधा है, वैसा वाली बात है ना, तो ध्यान रखना ऐसा। आइए इधर, चलिए अगले केस के ऊपर बात करते हैं। किसी बॉटल को देख के बोल दिया, बस खुश रहो तो। अपने ऊपर हर चीज, हर उड़ता तीर अपने लिए हो जरूरी नहीं है, अपने हर चीज अपने ऊपर नहीं लेनी चाहिए जीवन, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। 10, वह मेरे को देख के नहीं बोला, तेरे को देख के बोला, आपस में लड़ोगे क्या मतलब है, किसी को देख के नहीं बोला है ना। आइए इधर, 10, हाँ दोनों को देख के बोला, बहुत बढ़िया। ये सही, मतलब इसमें फिर भी खुश हो जाएंगे, है ना। आगे बढ़ो। Does nitrogen exist as a diatomic molecule with a triple bond? अब देखो इधर, ट्रिपल बॉन्ड पढ़िए लास्ट लाइन, क्या नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? यस। VBT N2 एग्जिस्ट बट P2 डज नॉट एग्जिस्ट, यही बात करी थी हमने वहां पर। P2 एग्जिस्ट नहीं करता, क्या बन जाता है? P4, क्योंकि इसका पी पाई बॉन्ड उतना स्टेबल नहीं होता और इसका पाई बॉन्ड स्टेबल होता था। अब बताओ, यहां पर लिखा है नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल विथ ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में बताओ पहला बॉन्ड कौन सा होगा? सिग्मा, बाकी दो, यहां क्या लिखा है? ट्रिपल बॉन्ड के बाद पढ़ो, 1s और 2p, कहने का मतलब क्या है? s एक्चुअल में सिग्मा है और 2p मतलब ये sp2 मत समझ लेना इसको, ये मिसप्रिंट है, ये है सिग्मा और ये है, वो क्या होता है कि जब टाइपिंग वगैरह करते हैं तो वो सिंबल वाली लैंग्वेज अलग होती है, तो वो हो सकता है टाइप करते वक्त इन्होंने सिग्मा लिखना चाहो और ये सिंबल ऐसा ना आके ऐसे ही टाइप हो गया, वो फॉन्ट वॉन्ट मिसिंग होने की वजह से होता है ऐसा कई बार। और यहां पर क्या है? 2 पाई, तो ध्यान रखना इसको एस और पी रीड नहीं करेंगे अपन, इसको क्या बोलेंगे? 1 सिग्मा इन 2 पाई, यही कहना चाह रहा है, यही इसका तात्पर्य, और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। बिटवीन द टू एटम्स, दो एटम्स के बीच में एक सिग्मा और 2 पाई। आगे बढ़ते हैं। कॉन्सिक्वेंटली इट्स बॉन्ड एंथैल्पी 941.4 किलो जूल पर मोल इज वेरी हाई, वैल्यू याद नहीं करनी, हमको पता होना चाहिए। मैंने कल भी आपसे डिस्कस किया था, जब ड्राई एयर की बात करते हैं, कोई भी एलिमेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा ऑक्साइड बनाएगा, हेलोजन से रिएक्शन करेगा हैलाइड बनाएगा, नाइट्रोजन से रिएक्शन करेगा नाइट्राइड बनाएगा। क्या पीरियोडिक टेबल के 118 में से 117 एलिमेंट, लगभग लगभग हर एलिमेंट क्या ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है या नहीं करता है? करता है। कौन नहीं रिएक्ट करते थे? नोबल मेटल्स एंड सम ऑफ द इनर्ट गैसेस, कुछ याद आ रहा हो तो, है ना। सुबह सुबह का थोड़ा याद मुश्किल रहता है क्योंकि शुरू के आधे घंटे 40 मिनट अपन नींद में रहते हैं, ठीक है, पर ठीक है, याद होना चाहिए अब इतना, है ना। उसके बाद हमने बोला था कि हर ऑक्सीजन से तो लगभग लगभग हर एलिमेंट रिएक्ट करता है, लेकिन नाइट्रोजन से लगभग लगभग हर एलिमेंट रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है और उस ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो ये ध्यान रखिएगा, वही बात को मेंशन कर रहा है कि नाइट्रोजन का जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है और उसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ही ज्यादा होती है। और इसका एक रेफरेंस हमने बात भी करा था कि जो आजकल टायर्स वगैरह होते हैं बाइक वगैरह के, उनमें ऑक्सीजन के बदले नाइट्रोजन भरते हैं। आप जूनियर क्लासेस में 5th 6th 7th 8th में
इवेपोरेशन वगैरह जब पढ़ते थे तो वहां पर आता था कि गर्मी के सीजन में, खासकर 10th 11th 10th के 9 10th के पेपर में पूछता था, गर्मी में सफेद कपड़े कॉटन शर्ट पहननी चाहिए, मटका ठंडा क्यों होता है, वगैरह वगैरह। कुछ याद आ रहा है सब? हाँ, वो वही वाली बात है। वहां पर आया था कि जो टायर होता है, टायर गर्मी के समय पे अपने आप कई बार बर्स्ट हो जाते हैं, तो वो एक्सपांशन वाली बात आती थी। ऑक्सीजन जो है, गर्मी के समय में ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड आसानी से टूट जाता है ट्रिपल बॉन्ड के कंपेरिजन में। इसीलिए जब ऑक्सीजन भरते थे तो हाई टेम्परेचर की वजह से कई बार टायर या ट्यूब बर्स्ट हो जाते थे। लेकिन आजकल क्या भरा जाता है? नाइट्रोजन। महंगी भरती है लेकिन सेफ्टी रहती है। हालांकि दुकान वाले नाइट्रोजन के नाम पे ऑक्सीजन ही भर देते हैं, आपको क्या ही पता चल रहा है वहां पर हाँ, होता सेफ है क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, आसानी से टूटता नहीं है। नाइट्रोजन का नेचर कैसा होता है? इनर्ट। कैसा होता है? रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या है ये? क्लास 10th करोजन, रेंसिडिटी, चिप्स का पैकेट याद आ रहा है? जब हमने हीटिंग इफेक्ट पढ़ा था, चिप्स का पैकेट खोला था, उसमें से कलरफुल, वो क्लास के ऊपर निर्भर करता है कि उस समय बताया होगा कि नहीं बताया होगा, वो आपके अंदाज पे डिपेंड करता है कि कितना बताया जाता है। ठीक है, अब आगे, अब आज तो बता दिया, वो डिपेंड करता है, अभी भी पूरा थोड़ी बताया, तुझे क्या पता कितना बताना था। ठीक है, तो हम लोग जब चिप्स के पैकेट की बात करते हैं तो चिप्स के पैकेट में याद करिए 10th क्लास में आप पढ़ते थे कि ऑयली और फैटी फूड जो होता है उसको गर्मी के समय में जब रख देते तो खराब हो जाता है ना? जैसे तेल वेल के पराठे या कुछ समोसे कचौरी रख दिए काफी लंबे समय तक और गर्मी में पड़े हुए तो खराब हो जाते हैं, क्योंकि उसका ऑयली और फैटी फूड में क्या होता है? रेंसिडिटी होता है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है बेसिकली, और ऑक्सीडेशन की वजह से वो स्पॉइल हो जाता है। लेकिन जो चिप्स का पैकेट होता है उसके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन। क्यों भरी जाती है? क्योंकि नाइट्रोजन आसानी से टूटेगा नहीं और ऑक्सीडेशन को वो प्रिवेंट करता है। तो ये सब चीजें आती है इससे रिलेटेड। आगे देखें, ऑन द कॉन्ट्ररी फॉस्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी फॉर्म सिंगल बॉन्ड। इसका ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनता था। फॉस्फोरस आपस में जब जुड़ता था तो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता था या सिंगल बॉन्ड से जुड़ता? सिंगल। तो वही बात है कि भाई नाइट्रोजन नाइट्रोजन का बॉन्ड पाई बॉन्ड स्ट्रांग होगा, जबकि फॉस्फोरस फॉस्फोरस का जो पी पाई बॉन्ड बनेगा वो उतना स्ट्रांग नहीं होगा। तो फॉस्फोरस कैन नॉट फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड विथ इटसेल्फ, whereas नाइट्रोजन कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड विथ इटसेल्फ। ये वही वाली बात है। Phosphorus, arsenic, antimony, while bismuth forms metallic bond in the elemental state। ध्यान से पढ़ो अभी स्लाइड को, यहां से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़ लीजिए। नाइट्रोजन क्या खुद के साथ मल्टीपल बॉन्ड बनाता है कि नहीं बनाता है? बनाता है। और खुद के साथ मल्टीपल बॉन्ड बनाता है मतलब वहां पर पी पाई बॉन्ड बनने की टेंडेंसी या पॉसिबिलिटी होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो पी पाई बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग बनता है 2 2 होने की वजह से। लेकिन फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी खुद के साथ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा, क्योंकि उनका पाई बॉन्ड 3 पी पाई या 4 पी पाई या 5 पी पाई टाइप का बनेगा। तो ये खुद के साथ पाई बॉन्ड नहीं बनाता है, क्या बनाता है? सिंगल बॉन्ड। और आगे बढ़िए, लास्ट में कौन सा एलिमेंट आता है? बिस्मथ। बिस्मथ याद करिए, बिस्मथ इस ग्रुप के अंदर मेटल है, मेटलॉइड है या नॉन मेटल है? मेटल। तो बिस्मथ जब नेचर में सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो बिस्मथ बिस्मथ का जो बॉन्ड होगा वो सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा, वो कौन सा बॉन्ड होगा? मेटालिक बॉन्ड होगा। ये बात यहां पर लिखी हुई है, क्वेश्चन बोल दे रहा हूं, लिखिएगा, वही ट्रू एंड फॉल्स वाले में ही चल रहे, सारी चीजें वहीं आ जाएंगी। इन ग्रुप 15, इन ग्रुप 15 नाइट्रोजन कैन फॉर्म multiple bonds with itself. In group 15 nitrogen can form multiple bonds with itself. ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है ना? अगला स्टेटमेंट लिखें, members other than nitrogen, members other than nitrogen, है ना? मतलब अब ये जो भी चीज लिखाई जा रही है ग्रुप 15 के कॉन्टेक्स्ट में लिखाई जा रही है। मैं बार बार वो नहीं लिखाऊंगा कि इन ग्रुप 15 इन ग्रुप 15, इस तरह से नहीं, आपको मान के चलना है ग्रुप 15 के लिए ये स्टेटमेंट चल रहा है ना। मेंबर्स अदर देन नाइट्रोजन exist as polyatomic molecules, exist as polyatomic molecules, and they contain
ये तीनों चीजें लिख लो, P सिंगल बॉन्ड P, AS सिंगल बॉन्ड AS, SB सिंगल बॉन्ड SB, फॉस्फोरस फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड, आर्सेनिक आर्सेनिक सिंगल बॉन्ड, एंटीमनी सिंगल बॉन्ड, एंड बिस्मथ फॉर्म्स मेटालिक बॉन्ड, एंड बिस्मथ फॉर्म्स मेटालिक बॉन्ड। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा बेटा, ट्रू है ना। अब इसी में एक चालाकी ये कर सकता था कि जैसे PP AS AS SB SB बोला, ऐसे BI का भी सिंगल बॉन्ड बना देता, तो फिर वो स्टेटमेंट गलत हो जाता, क्योंकि बिस्मथ का सिग्मा बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड नहीं बनेगा, उसके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, मेटालिक। तो ये एक चालाकी यहां पर की जा सकती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। However, the single NN bond is weaker than the single PP bond. ये अब कौन से बॉन्ड की बात कर रहा है, आइए इधर। अभी जैसे हम लोगों ने यहां पर कार्बन कार्बन वाली बात करी थी ना, ऐसे याद करिए, अगर नाइट्रोजन नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड दे दे, या फॉस्फोरस फॉस्फोरस का सिंगल बॉन्ड दे दे, इसी तरह से ऑक्सीजन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड दे दे, या सल्फर सल्फर का सिंगल बॉन्ड दे दे, मल्टीपल नहीं ले रहा है, सिंगल सिंगल ले रहा है, और फ्लोरीन फ्लोरीन का सिंगल बॉन्ड दे दे, और क्लोरीन क्लोरीन का सिंगल बॉन्ड। अब बताओ, क्या सिग्मा का कंपैरिजन सिग्मा से हो रहा है या नहीं हो रहा, हो रहा है। सिग्मा का कंपैरिजन सिग्मा से, सिग्मा का कंपैरिजन सिग्मा से, और अगर सिग्मा का कंपैरिजन सिग्मा से हो या पाई का कंपैरिजन पाई से हो, क्या लगाना है, VBT। VBT लगाओगे, सबसे पहले शेल नंबर चेक करोगे, इसका शेल नंबर 22, इन सभी का 22 है, और इन सभी का 33 है। जिसका शेल नंबर कम, उसका बॉन्ड स्ट्रांग होना चाहिए, जैसा कि यहां है। लेकिन क्या फोन के पास लोन पेयर रिपल्शन था बेटा, ये। और याद करो, ये तो हमने पढ़ा भी था इंडिविजुअली कि Cl2 Br2 F2 I2। वैसे इनका भी जो बॉन्ड एनर्जी है, आपको ऑलरेडी पेपर में क्वेश्चन दे भी रखा है, ये यहां आ जाते थे सेकंड नंबर पे ना। तो ध्यान रखिएगा, इनमें लोन पेयर रिपल्शन की वजह से, वैसे तो NN का अगर ट्रिपल बॉन्ड बोले तो NN का ट्रिपल बॉन्ड तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन सिंगल सिंगल बॉन्ड की जब बात करेगा तो NN का सिंगल बॉन्ड और PP के सिंगल बॉन्ड में यहां लोन पेयर रिपल्शन नहीं है, यहां लोन पेयर रिपल्शन है, इसलिए सिंगल बॉन्ड इसका वीक होता है और सिंगल बॉन्ड इसका स्ट्रॉन्ग होता है। जबकि ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो ट्रिपल बॉन्ड यही बनाता है, ये तो बनाता भी नहीं, मतलब इसी का ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये बात यहां पर लिखी हुई है NCERT के अंदर, आइए इसको देखते हैं। देखिए, however the single NN bond is weaker than the single PP bond because of high inter-electronic repulsion of non-bonding इलेक्ट्रॉन मतलब लोन पेयर। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन पे लोन पे रिपल्शन होता है। अब ये AR के फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है कि सिंगल NN बॉन्ड एंड सिंगल PP बॉन्ड में से सिंगल NN बॉन्ड वीक होता है या फिर सिंगल PP बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। रीजन, ड्यू टू हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स या फिर हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन। ठीक है, इस तरह की बात आ सकती है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ओइंग टू द स्मॉल बॉन्ड लेंथ। भैया नाइट्रोजन का बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, PP का बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा, तो नाइट्रोजन पे क्योंकि बॉन्ड लेंथ छोटे हैं तो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन काफी पास होंगे 2 पे, और इसीलिए उसका रिपल्शन इफेक्टिव होगा। एज अ रिजल्ट द कैटिनेशन इज वीकर इन नाइट्रोजन। भाई कैटिनेशन क्या होता है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। कार्बन कार्बन का कैटिनेशन बहुत तगड़ा था, लेकिन अगर आप नाइट्रोजन का कैटिनेशन कराओगे, अगर आप नाइट्रोजन का कैटिनेशन कराओगे और फॉस्फोरस का कैटिनेशन कराओगे, तो कैटिनेशन के लिए सिंगल बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, और इसका सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, वीक है, और इसका सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। तो इसीलिए नाइट्रोजन ज्यादा कैटिनेशन वेटिनेशन नहीं दिखाता। नाइट्रोजन नेचर में कैसा मिलता है, N2, फॉस्फोरस कैसा मिलता है, P4। तो दिख ही रहा है, इसके मुकाबले इसका कैटिनेशन सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ज्यादा है, और यही सल्फर के लिए भी बोल सकता हूं। ऑक्सीजन O2 मिलता है या O3 मिलता है ज्यादा से ज्यादा, सल्फर S8 मिलता है, क्योंकि OO का रिपल्शन की वजह से वो कैटिनेट नहीं हो पाता। सल्फर में लोन पे रिपल्शन कम है, इसीलिए वो कैटिनेट हो जाता। तो ये दोनों चीजें आपस में इंटररिलेटेड। अनदर फैक्टर which affects the chemistry of nitrogen is the absence of d orbital in its valence shell restricting its covalency to 4। ये तो अपन जानते ही है कि नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का मेंबर है, सेकंड पीरियड के पास d नहीं होता, और इसलिए उसका मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो सकता है, 4। आगे की बात देखिए, नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म D पाई P पाई बॉन्ड। नाइट्रोजन के पास D होता ही नहीं है, तो D बनाएगा कैसे ना। तो नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म D पाई P पाई बॉन्ड्स, जबकि जो इस ग्रुप के हेवियर मेंबर होंगे, क्या वो D पाई P पाई और D पाई बना सकते कि नहीं बना सकते, बना सकते।
तो नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म डी पाई पी पाई बॉन्ड एज द हेवियर एलिमेंट कैन। और हेवियर एलिमेंट के केस में ये कुछ एग्जांपल आपके सामने लिखे हुए हैं, देख लीजिए आराम से। ये भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है पहले ही टेस्ट के अंदर। R3NO और R3PO। R3NO में डबल बॉन्ड वाला एग्जिस्ट नहीं करता था, R3PO में डबल बॉन्ड वाला एग्जिस्ट करता था। पुराने पेपर उठा लीजिएगा, माइनर टेस्ट 2 या 3 में ही मिलेगा मेरे हिसाब से, आपको देख लीजिएगा एक बार, ये आ गया। अब इसमें देखो, ये जो कंपाउंड दिख रहा है आपको, जरा ध्यान से देखना, ये है ना कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी इसकी जो आगे की लाइन है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी काम आएगा। R3PO जब आप बना रहे हो, चेक करिएगा, R3PO और एक आपको कंपाउंड जो टेस्ट में दिया था वो था R3NO, चेक करिएगा। इसमें सेंट्रल एटम कौन है? नाइट्रोजन। सेंट्रल एटम कौन है? फास्फोरस। स्ट्रक्चर एक बार इमेजिन करते हैं, नाइट्रोजन ने अपने आसपास 4 पोजीशन तैयार करी, एल्काइल सिंगल बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, ये कहानी होगी। इसी तरीके से फास्फोरस की बात करें, 5 + 3 8, 8 का हाफ किया 4, 4 मतलब sp3, एल्काइल 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 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। क्या ये कंपाउंड कभी बन पाएगा? कभी भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड बनते हुए दिख रहे हैं? 5। पॉसिबल ही नहीं, नाइट्रोजन की औकात ही नहीं इतना बनाने की। क्या ये बन पाएगा या नहीं बन पाएगा? बन पाएगा। फास्फोरस की कोवलेंसी 3 भी होती है और 5 भी होती है। अब इस कंपाउंड को देखो, इसमें जो पाई बॉन्ड बन रहा है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या निकला था? sp3। तो sp3 है, तो पाई बॉन्ड बनाने के लिए p यूज करेगा कि d यूज करेगा? d। और ये क्या लेके आएगा? p। तो ये पाई बॉन्ड कौन सा बनेगा? d पाई p पाई, यही बोला हुआ इसने, और कुछ भी नहीं है ना। आइए चेक कर लीजिए, यहां पर देखिए यही बात लिखी हुई है कि ये जो डी पाई पी पाई बॉन्ड है, R3PO में डी पाई पी पाई मिलेगा और R3PCH2 में वही डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन के साथ जैसे पी पाई बन रहा था वैसे इसका भी डी पाई और पी पाई बॉन्ड यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक कैन फॉर्म डी पाई डी पाई। कौन कौन? फॉस्फोरस और आर्सेनिक। भैया नाइट्रोजन जो है वो डी पाई पी पाई बना नहीं पाएगा, या डी पाई भी नहीं बना पाएगा, क्योंकि इसके पास तो डी है ही नहीं। लेकिन क्या ये डी पाई पी पाई बॉन्ड बना सकते हैं? यस। और साथ ही साथ ये डी पाई बॉन्ड भी बनाते हुए दिखेंगे। मैंने आपको बोलता डी पाई उतना काम अपने आएगा नहीं, लेकिन यहां पर डी पाई का मेंशन है, कंपाउंड देखिएगा। और ये चीज आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में सिनर्जिक बॉन्डिंग नाम का एक टॉपिक आएगा, वहां पर भी आप इस चीज को देख रहे होंगे ना। यहाँ पर थोड़ा सा ये ओवरलैप हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा एक बार। ये देखिए ना, फॉस्फोरस, यहां से पढ़ना चालू कर लेंगे, फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक कैन फॉर्म डी पाई बॉन्ड ऑल्सो विथ ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल मतलब डी ब्लॉक। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब अपन पढ़ेंगे तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसमें सेंट्रल मेटल कौन होगा? डी ब्लॉक। और उसके सामने कौन आएगा? लिगैंड। और लिगैंड में आप एक लिगैंड पढ़ेंगे NH3 एमाइन, एक पढ़ेंगे PH3 फॉस्फीन, और फॉस्फीन के अलावा एक आएगा PPH3 दैट इज ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। वो जो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन होगा उसके अंदर ये कहानी आपको देखने को मिलेगी। नीचे कंपाउंड भी देखिएगा, ये देखिए, ये देखो PC2H5 थ्राइस, ये वाला कंपाउंड PC2H5 थ्राइस। और P के बदले अगर आप आर्सेनिक ले लेंगे तो फॉस्फोरस और आर्सेनिक की कहानी आ जाएगी। आर्सेनिक के साथ भी C2H5 भी ले सकते हो या C6H5 भी ले सकते हो। एक एल्काइल ग्रुप है और एक एराइल ग्रुप है, तो R के फॉर्म में आएगा, कुछ भी R ले लो, R' ले लो, चलेगा। तो अगर आपने कोई ट्रांजिशन मेटल लिया, कोई डी ब्लॉक का मेटल लिया और मेटल के सामने आप PPH3 थ्राइस ले आए, ये ट्राइफिनाइल फॉस्फीन कहलाएगा, PH3 का है ना डेरिवेटिव है। और या फिर आपने यहां पर जो दे रखा है वो दे रखा है PC2H5 थ्राइस, कहानी वही है, P के साथ R' है और P के साथ R है। ऐसे यहां पर आर्सेनिक भी ले सकते हो, यहां पर भी आर्सेनिक ले सकते हो। इसका जो D के साथ बैक बॉन्डिंग होगी, सिनर्जिक बॉन्ड बनेगा, जब कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे तो वहां जो पाई बॉन्ड बनेगा उस पाई बॉन्ड में इसका भी डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा और इसका भी डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा। तो ये वाला जो पाई बॉन्ड बनेगा ये कौन सा बनेगा? डी पाई बॉन्ड। ध्यान रखना, ये डी ऑर्बिटल नहीं लिखा है, ये डी ब्लॉक लिखा है, ये पी ऑर्बिटल नहीं लिखा है, ये फॉस्फोरस लिखा है। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होना ना। तो ये इसकी कहानी, स्टेटमेंट बोल दे रहा हूं, लिख लीजिएगा इसके बारे में। फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक, फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक can form d pi bonds, d pi bonds with transition metals, with transition metals
इन ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। इन द कंपाउंड्स, ठीक है, हैविंग ये दोनों लिख लेना, Pc2H5 thrice, having Pc2H5 thrice and AsC6H5 thrice, AsC6H5 thrice acting as a ligand. Pc2H5 thrice and AsC6H5 thrice acting as a ligand. और ये ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि ये जब किसी ट्रांजिशन मेटल के साथ जुड़ेंगे तो इनका जो पाई बॉन्ड बनेगा सिनर्जिक बॉन्डिंग की वजह से, वो कौन सा बनेगा बेटा, डी पाई डी पाई। तो ये ग्रुप 15 की जो कहानी है यहाँ पर कंप्लीट होती है। 16 में ज्यादा कुछ है नहीं, 16 और 17 फटाफट कल देखेंगे और कल अपना ये पी ब्लॉक समाप्त हो जाएगा, फिर कोऑर्डिनेशन स्टार्ट